फनुअन सिटी में ऑक्यूपेशन अवेकनिंग सेरेमनी 1 अप्रैल ईयर 335 को होती है, जिस पर पूरा क्राउड टेंस खड़ा है और हर कोई रेयर एसआर या यूआर ऑक्यूपेशन के लिए प्रे करता है, खासकर क्योंकि अभी भी 4 इनहेरिटेंस सीट्स खाली है। अगर आज कोई नया इनहेरिटेंस प्रोफेशनल सामने आता है तो ओवरनाइट पावर बैलेंस बदल सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि 300 साल पहले जब माना कंट्रोल से बाहर चला गया था और डीमंस ने ह्यूमैनिटी को सदियों की वॉर में घसीट दिया था, तब दुनिया मुश्किल से टिकी हुई थी। आखिरी सिटीज अब ह्यूज रैम्पार्ट्स के पीछे सर्वाइव करती है और हर इंसान को एडल्टहुड पर अपना ऑक्यूपेशन अवेकन करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा रैंक सब कुछ डिसाइड करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारा स्टेटस और यहाँ तक कि कौन सी एकेडमी तुम्हें एक्सेप्ट करती है। लेकिन लिनफंग यहाँ प्रे करने नहीं आया है। वो एक एन रैंक फार्मर है जो किसी तरह मैक्स लेवल तक पहुंच गया था। और अजीब बात यह है कि वह जो भी प्लांट ग्रो करता है उसके साथ रियल बफ्स आते हैं। जहां दूसरे किड्स ग्लोरी चेस करते हैं, वह माना बढ़ाने वाले टोमेटोज और अटैक बढ़ाने वाली स्वीट पोटेटोज बेचता है। लेकिन फन की क्वाइट हसल अचानक नाइटमेयर बन जाती है। तभी आसमान से एक घायल आदमी गिरता है और वार्निंग चिल्लाता है कि इनहेरिटेंस नेक्रोमांसर हाइश्याओ ने ह्यूमैनिटी को बिट्रे कर दिया है। जिस पर फन भागने ही वाला होता है कि हाइये सामने आता है, उस आदमी को मार देता है और फोंग को नए सैक्रिफाइस की तरह पकड़ लेता है। और इससे भी बुरा, हाई फन के बॉडी को पोजेस करने की कोशिश करता है। फन प्योर ग्रिड से रेजिस्ट करता है, फिर एक क्रेजी डिसीजन लेता है। वह खुद को डैगर मार देता है ताकि टेक ओवर रुक जाए, जिस पर गोल्डन लाइट फूट पड़ती है। हे इरेज हो जाता है और फन जिंदा जागता है, लेकिन अब उसके पास नया इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन है, नेक्रोमांसर। फन शॉक में है कि उसका लेवल फिर से 1 हो गया है, लेकिन उसके मैक्स लेवल फार्मर के सारे स्टैट्स वैसे ही रहते हैं। यहाँ तक कि उसका माना भी हाइये की सोल पावर से बढ़ गया है, जिस पर उसे समझ आता है कि अगर वह फिर लेवल अप करता है तो उसके स्टैट्स फार्मर ऑक्यूपेशन की लिमिट से आगे जा सकते हैं। जब वह अपने स्किल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह डेड को समन कर सकता है, जिस पर वह सोचता है कि समन करने पर बाहर हाइये ही आएगा क्या। जब वह पावर यूज करने की कोशिश करता है तो नोटिस करता है कि फार्मर माना और अनडेड माना आपस में फ्यूज हो रहे हैं। वह अनडेड समनिंग एक्टिवेट करता है और अचानक डिसअपियर हो जाता है, जिसके बाद यूया जो लेवल अनडेड सेज है और हे लेवल 1 अनडेड हाउंड सामने आ जाते हैं। डीएक्टिवेट करने पर फन कंफर्म करता है कि उनके लेवल्स रीसेट हो गए हैं, लेकिन एबिलिटीज वही है, जिसे देखकर वह एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है वह फिर से लेवल अप कर सकता है। इसके बाद वह जल्दी से जगह छोड़ देता है ताकि पुलिस उसे पकड़ न ले। घर जाते समय वह खुद को कन्विंस करता है कि कोई भी एक नॉर्मल फार्मर पर शक नहीं करेगा कि उसने 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी को मार दिया, और वह डिसाइड करता है कि अपनी करंट सिचुएशन सीक्रेट रखेगा ताकि सीरियस ट्रबल ना हो। अब उसकी टॉप प्रायोरिटी एक ऐसी जगह ढूंढना है जहां प्रोटेक्शन हो, रिसोर्सेज हो और हाई ग्रेड लैंड हो, ताकि वह इस नई पावर को कंट्रोल करना सीख सके और अपने डैड की थ्योरीज को रियल बना सके। अगले दिन फन लिनफांग फैमिली फार्मलैंड जाता है। वह नोटिस करता है कि नेक्रोमांसर इन्फ्लुएंस अभी भी दिख रहा है, लेकिन उसकी नई पावर से ग्रो होने वाली क्रॉप्स थोड़ी स्ट्रेंज बन रही है। उनमें से एक प्लांट अचानक आसमान तक उग जाता है और पास उड़ते एक बर्ड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर फन शॉक हो जाता है और लोगों को पैनिक ना हो इसलिए वह प्लांट को जल्दी खत्म कर देता है। माना की वजह से एक नॉर्मल क्रॉप टेरिफाइंग म्यूटेंट बन गया था, जिस पर वह सोचता है कि क्या वह इस पावर को कंट्रोल कर सकता है और ऐसी क्रॉप्स उगा सकता है जैसी उसके डैड इमेजिन करते थे, लेकिन बना नहीं पाए थे। उसके डैड की इमेजिन्ड क्रॉप्स ऑक्यूपेशंस को स्ट्रेंथन कर सकती थी। उस शाम फन न्यूज देखता है जिसमें हाई की रिबेलियन और मर्डर की खबर चल रही होती है। उसे पता चलता है कि हाई के बारे में इंफॉर्मेशन देने पर बड़ा रिवॉर्ड है और जो भी उसे छिपाएगा उस पर भी वही क्राइम लगेगा। यह सुनकर फन और कॉशियस हो जाता है और सब लो प्रोफाइल रखने का फैसला करता है। वह सोचता है अनडेड सर्वेंट्स को क्या नाम दे ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर उसे आइडिया आता है कि उन्हें फार्म हैंड्स बुलाए, क्योंकि उसके ऑक्यूपेशन पैनल में स्पिरिट फार्म लॉर्ड लिखा है। एक फार्म लॉर्ड के अलेम मॉड के लिए कुछ सर्वेंट्स होना नॉर्मल लगता है। न्यूज देखते हुए उसे यह भी पता चलता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी डीमन ट्राइब के प्रेशर के कारण एनरोलमेंट बढ़ा रही है। जो भी टेस्ट पास करेगा उसे एकेडमी रिसोर्सेज का बड़ा हिस्सा मिलेगा। साथ में प्राइवेट मैनर और हाई ग्रेड लैंड कल्टिवेशन के लिए दिया जाएगा और स्पेशल सब्सिडीज भी मिलेंगी। रिपोर्टर यह भी कहता है कि एनरोल्ड स्टूडेंट्स फार्मर्स हायर कर सकते हैं ताकि हाई रिकवरी क्रॉप्स ग्रो करवा सके। यह सुनकर फन को याद आता है कि एकेडमी की लैंड सेफ, फर्टाइल और रिसोर्स सपोर्ट वाली है, जो उसके लिए परफेक्ट है, जिस पर वह डिसाइड करता है कि वह एडमिशन लेगा। भले अब वह पार्टली नेक्रोमांसर है, लेकिन उसे खुशी है कि उसका ऑक्यूपेशन अभी भी फार्मर जैसा दिखता है। कुछ समय बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा में फन रजिस्ट्रेशन टेबल तक पहुंचता है और बताता है कि वह 18 साल का है और उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है, जिस पर रजिस्ट्रार कहता है कि उसने ऐसा ऑक्यूपेशन कभी नहीं सुना और कंक्लूड करता है कि फन कोई नॉन कॉम्बैट ऑक्यूपेशन वाला है जो स्नीक इन करने की कोशिश कर रहा है। वह फन से ऑक्यूपेशन ऑरा रिलीज करने को कहता है। फन ऑरा रिलीज करता है तो आदमी डिस्गस्ट होकर कहता है कि यह फार्मर ऑक्यूपेशन की ट्रैशी ऑरा है और उसे लाइन छोड़ने को बोलकर नेक्स्ट को बुलाता है। पीछे खड़े लोग हंसने लगते हैं और फन को फार्मर ट्रैश कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि वह सिर्फ लेवल 1 है,
जिस पर फन इंस्ट्रक्टर ली कहता है कि उसका ऑक्यूपेशन वेरिएंट है और उसे एक चांस दे क्योंकि उसके फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है। लेकिन ली उसे लेवल 1 ट्रैश कहता है और सिक्योरिटी को बाहर फेंकने को बोलता है, जिस पर फन वार्निंग देता है कि सावधान रहे क्योंकि एडमिशंस गाइड में लिखा है कि सभी ऑक्यूपेशंस टेस्ट दे सकते हैं। अचानक फंक सुपरविजन ब्यूरो को कॉल करता है उस टीचर के बारे में जो उसे एकेडमी एग्जाम देने नहीं दे रहा है, जिस पर ली तुरंत उसका फोन छीन लेता है और उसे थ्रेटन करता है कि वह इस बात का पछतावा करेगा। ली जोर देकर कहता है कि लेवल 1 फार्मर जैसा कोई भी इस एग्जाम को पास नहीं कर सकता। लाइन में खड़े कुछ लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं कि ली हद से आगे जा रहा है और एक आदमी कहता है कि उसने सुना है ली अपनी प्रमोशन फेल कर गया था, इसलिए वह एडमिशंस ऑफिस में ही अटक गया है। आखिरकार ली मजबूर होकर फन को रजिस्टर करने देता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सभी स्टूडेंट्स ली के पीछे पीछे टेस्ट सेंटर के एंट्रेंस तक जाते हैं, जिस पर ली फन से कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई, वह गिव अप कर सकता है। लेकिन फन सिर्फ उसे एंट्रेंस दिखाने के लिए थैंक्स कहता है और बाकी स्टूडेंट्स के साथ अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर फन डिसाइड करता है कि अब मैजिक हॉर्न्ड रैबिट्स के एक ग्रुप को इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग का टेरर फील करवाने का टाइम है। वह कैरेट एसेंस पाउडर की एक बैग निकालता है जो उसकी लेटेस्ट क्रिएशन है, ताकि एक लेवल 20 माइटी रैबिट और कुछ लो लेवल मैजिक हॉर्न्ड रैबिट्स को ल्यूर कर सके। जैसे ही वह पाउडर जमीन पर डालता है, एक रैबिट बाहर आता है, जिस पर यू और हे दौड़कर उसे खत्म करने निकलते हैं। लेकिन फन उन्हें रोककर कहता है कि वे बहुत स्लो है क्योंकि वे पास के स्टंप्स के पास वेट कर रहे हैं। फिर वह उन्हें कहता है कि जितने रैबिट्स मिले सबको खत्म करो। दोनों अनडेड बाहर निकलते हैं और सैकड़ों रैबिट्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर फोंग हैरान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि ये दोनों लेवल 1 होने के बावजूद बहुत स्ट्रांग है। कुछ देर बाद ली टेस्ट रोक देता है और स्टूडेंट्स को बाहर आकर अपने इकट्ठा किए रैबिट हॉर्न्स जमा करने को कहता है। कुछ लोग 2-3 हॉर्न्स लाते हैं, जिस पर ली चिल्लाकर कहता है कि वे फेल हो गए हैं और उन्हें दफा होने को बोल देता है। फिर फन की बारी आती है। ली उसे ट्रैश कहता है और हॉर्न्स देने को कहता है, साथ ही अंदाजा लगाता है कि उसके पास एक भी नहीं होगा। तभी फन एकदम से रैबिट्स का पहाड़ ली के ऊपर गिरा देता है, जिससे वह दब जाता है और पूरा एग्जामिनेशन टीम शॉक में आ जाता है। फन प्राउडली 500 मैजिक हॉर्न्स दिखाता है, जिस पर ली तुरंत उसे चीटिंग का आरोप लगाता है। तभी एक दूसरा टीचर ली को रोकता है और कहता है कि अपनी उम्र में एक बच्चे को बुली करना बंद करे। ली हैरान होकर डायरेक्टर को पहचानता है और पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर हल्की मुस्कान के साथ फन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि वह प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर चुका है। यह सुनते ही फन झुककर फेयरनेस के लिए डायरेक्टर को थैंक करता है, लेकिन डायरेक्टर अचानक कहता है कि फन उसे फेमिलियर फील देता है। यह सुनकर फन टेंस हो जाता है और सोचता है कहीं उसकी पहचान खुल तो नहीं गई। डायरेक्टर उससे पूछता है कि उसका प्रोफेसर लिन साइया से क्या रिलेशन है। तब फन समझ जाता है कि डायरेक्टर ने उसकी ऑक्यूपेशन एबिलिटीज नहीं पकड़ी और वह बताता है कि लिन शाया उसका फादर है। यह सुनकर डायरेक्टर खुश हो जाता है क्योंकि फन उसके पुराने दोस्त का बेटा निकलता है। वह एक्साइटेड होकर कहता है कि फन एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, तो क्या वह चाहता है कि उसका अंकल थोड़ी मदद कर दे। पास खड़ी एक लेडी डायरेक्टर को याद दिलाती है कि सब लोग देख रहे हैं, जिस पर डायरेक्टर स्टूडेंट्स को समझाता है कि वह मजाक कर रहा था। फिर वह फन को नेफ्यू कहकर बुलाता है और बताता है कि उसे कुछ काम निपटाने हैं, लेकिन एनरोलमेंट के बाद वह उसे एकेडमी घुमाएगा। डायरेक्टर के जाते ही फन सोचता है कि यह आदमी उसे बहुत अनरिलायबल फील देता है। इसके बाद वही वुमन प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स को अपने पीछे आने को कहती है। कुछ समय बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के सनवील डिवीजन इन्वेस्टिगेशन रूम में कुछ ऑफिशियल्स डीन युआ और हायाओ के गायब होने पर चर्चा करते हैं और उनमें से एक को शक होता है कि यूए ने हाइये का सीक्रेट जान लिया था और पकड़ा गया। यह आदमी तुका अंदाजा लगाता है कि दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, लेकिन वह मानता है कि पीछे कोई मास्टरमाइंड है जिसने हाइये का इनहेरिटेंस टैलेंट ले लिया है। थोड़ी देर बाद तुका को अचानक आइडिया आता है और वह कहता है कि उन्हें बस उस इंसान को ढूंढना है जिसने नेक्रोमांसर टैलेंट लिया है, तभी पूरा मामला साफ होगा। लेकिन दूसरा आदमी उसे ब्रेनलेस स्पेकुलेशन बंद करने को कहता है, भले ही वह क्रेडिट लेना चाहता हो। इस बात से तुका गुस्सा हो जाता है और वह प्रूफ ढूंढने की कसम खाता है। जब वह बाहर निकलता है, एक लेडी पूछती है कि क्या उसे रोकना चाहिए क्योंकि वह डक का आदमी है, जिस पर दूसरा कहता है कि उसका जाना बेहतर है क्योंकि सनहे एकेडमी एलिट्स को ट्रेन करने के लिए है, क्रेडिट लेने के लिए नहीं। तब डायरेक्टर अंदर आता है और बताता है कि ऊपर से ऑर्डर आए है कि हाय शियाओ को मौके पर ही मार दिया जाए। यह सुनकर एक आदमी कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि अगर हे शाह पहले ही मर चुका हो तो क्या करें। डायरेक्टर कहता है कि वह आइडेंटिटी बदल चुका हो सकता है, इसलिए जो भी नेक्रोमांसर स्किल्स इस्तेमाल करे उसे खत्म कर देना है। उधर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के रीटेस्ट मिशन हॉल में, जहां फर्स्ट टेस्ट पास करने वाले स्टूडेंट्स जमा हैं, फीमेल ऑफिशियल अनाउंस करती है कि उनका मिशन सिटी के बाहर लेवल 5 स्पेशल डंजन डीमोनिक बीस्ट लेयर को 3 घंटे के अंदर क्लियर करना है। यह सुनकर कुछ स्टूडेंट्स
पैनिक करने लगते हैं क्योंकि वे खुद लेवल 4 और 5 ही हैं और सोचते हैं कि क्या वे सच में इसे कर पाएंगे, खासकर सिर्फ 3 घंटे में। लेकिन वुमन बताती है कि उन्हें अकेले क्लियर नहीं करना है। वे टीम बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टीम साइज 5 लोगों का होगा और उन्हें टीम्स रजिस्टर करने को कहा जाता है। सभी तुरंत टीममेट्स ढूंढने लगते हैं, जबकि फन अपने स्टैट्स चेक करने में लगा रहता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और खुद को लेवल 7 मैजिक टाइप ऑक्यूपेशन बताकर इंट्रोड्यूस करती है। वह उसे बताती है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस देखकर वह इम्प्रेस्ड हुई थी, जिस पर वह उससे टीम अप करने को कहती है। फन भी सुनकर हैरान होता है कि वह लेवल 7 है, लेकिन उसे समझ आता है कि वह खुद ही डंजन सोलो क्लियर कर सकती है और उसे याद आता है कि वह अपनी नेक्रोमांसर एबिलिटी एक्सपोज नहीं कर सकता। इसलिए वह पोलाइटली मना करता है और कहता है कि उसे अकेले काम करना पसंद है। अजीब बात यह है कि वह लड़की इसे बुरा नहीं मानती और उसे सक्सेस विश करती है। जब फन अकेले ऑफिशियल के पास जाता है तो उसे वार्निंग दी जाती है कि डंजन की डिफिकल्टी कम नहीं है, जिस पर वह कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुमन क्यूरियस होकर उसे मिशन देती है और पूछती है क्या वह फाइनल सोलो क्लियर रिवॉर्ड ब्लैक बेयर्स गॉल के पीछे है। बताया जाता है कि यह रिवॉर्ड लो लेवल प्लेयर्स के लिए बड़ा बूस्ट है, लेकिन वह फिर भी उसे अपनी लिमिट्स के अंदर रहने को कहती है। फन सिर्फ मुस्कुराता है और एडवाइस के लिए थैंक करता है। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स डंजन में एंटर करते हैं और जब फंग की बारी आती है, गार्ड्स उससे पूछते हैं उसके टीममेट्स कहाँ हैं। वह बताता है कि वह अकेला है, जिस पर वे वार्न करते हैं कि लेवल 5 डंजन अकेले क्लियर करना बहुत डेंजरस है और टीममेट्स के साथ वापस आने को कहते हैं। लेकिन फन उन्हें रूल्स याद दिलाता है कि सोलो एंट्री अलाउड है। उनमें से एक समझ जाता है कि वह सोलो क्लियर ब्लैक बेयर्स गॉल चाहता है और आखिरकार वे उसे अंदर जाने देते हैं। जैसे ही फन डिमोनिक बीस्ट लेयर में पहुंचता है, 2 डिमोनिक बीस्ट्स उसे ग्रीट करने आते हैं और वह इवैल्यूएट करता है कि वे लेवल 3 और 4 है। इसलिए वह सोचता है कि वे थ्रेट नहीं है क्योंकि अब वह लेवल 6 है। वह अपनी अनडेड टीम को उन पर छोड़ देता है और वे मॉन्स्टर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं, जिस पर फन नोटिस करता है कि गाइड बुक से ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं। फिर वह डिसाइड करता है कि यह उसकी नई समनिंग मेथड टेस्ट करने का अच्छा मौका है। जब डीमन मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं, वह अनडेड समनिंग एक्टिवेट करता है और अनडेड डीमन मॉन्स्टर्स समन करता है और उन्हें बाकी लिविंग मॉन्स्टर्स पर चार्ज करने का कमांड देता है। मॉन्स्टर फॉर्म अनडेड अग्रेसिव होते हैं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस कम होती है, इसलिए वे सिंपल कमांड्स ही फॉलो करते हैं और कम माना कंज्यूम करते हैं। फन सोचता है क्या ये पानी लाने जैसे चोर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि वह काम आएगा। अनडेड यू और हे भी मॉन्स्टर्स के साथ ज्वाइन हो जाते हैं और लार्ज रेंज स्ट्राइक्स छोड़ते हैं, जिससे कई मॉन्स्टर्स एक साथ गिरते हैं। लेकिन फन इमेजिन करता रहता है कि ह्यूमन फॉर्म अनडेड ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ताकि वह उनसे अपने फील्ड्स में वीडिंग और फर्टिलाइजिंग करवा सके। कुछ मॉन्स्टर्स अब्सॉर्ब करने के बाद फन लेवल 7 हो जाता है और कुछ और मॉन्स्टर्स अपनी कलेक्शन में जोड़ता है। सिर्फ 30 मिनट में वह बॉस रूम तक पहुंच जाता है और डंजियन बॉस चेन्स तोड़कर उसे रोकने आता है। लेकिन फन इसे कॉम्बाइंड कॉम्बैट पावर टेस्ट करने का सही टाइम मानता है और अपनी एंडेड ग्रुप रिलीज करता है। वह हे को सामने से मॉन्स्टर को बाइंड करने को कहता है, जबकि यूए कर्सेस से उसे वीकन करता है और बाकी यूनिट्स उसके जॉइंट्स और आइज पर अटैक करते हैं। फन आराम से बैठकर स्नैक खाता है, जबकि उसकी आर्मी बॉस पर अटैक कर रही है। वह माना रिकवर करने वाले प्लांट्स खाता है और नोटिस करता है कि उसकी टीम की कोऑर्डिनेशन बेहतर हो रही है। इसी बीच मॉन्स्टर हे पर स्लैश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीछे जंप करता है और तुरंत पास आकर काउंटर करता है। एक स्ट्राइक में हे ये बड़ा एक्सप्लोजन करके बॉस को जला देता है और फन लेवल 8 हो जाता है। इसके बाद फन बॉस के कार्कस से कुछ रिवॉर्ड्स पाता है, लेकिन वह इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उसे सिर्फ 10 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन इंक्रीज मिलता है, जबकि उसके फ्रूट्स इससे बेहतर है। तभी सिस्टम डंजन क्लियर का रिवॉर्ड कैलकुलेट करता है और उसकी क्लास कंसिडर करता है। अचानक 2 बॉक्सेस अपीयर होते हैं, जिस पर फन सोचता है कि क्या उसे 2 रिवॉर्ड्स मिले क्योंकि उसके पास 2 ऑक्यूपेशंस है। ये सोचकर वह खुश हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है उसकी क्रॉप्स के साथ और एक्सपेरिमेंट की जगह है। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि फन ने अकेले डंजन क्लियर किया, यह इम्पॉसिबल है। वे मानते हैं कि वह बस अंदर छिपने गया होगा ताकि अपनी इज्जत बचा सके, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं लगी दिखती। लेकिन फन इंस्ट्रक्टर के पास मिशन हैंडओवर करने जाता है और वह हैरान होती है कि उसने सच में सोलो पास कर लिया। इंस्ट्रक्टर कहती है कि वह मिशन स्क्रोल एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस को देगी, लेकिन उसे याद दिलाती है कि उसका सोलो क्लियर तरीका बहुत रिस्की था, खासकर अगर कोई फ्रेशमैन डंजन में मर जाए तो प्रॉब्लम होगी। फन सिंपली उसे थैंक करता है और कहता है कि वह समझता है। इसके बाद वह बताती है कि फाइनल इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू एकेडमी ऑडिटोरियम में शुरू होगा, लेकिन पहले रेस्ट करने को कहती है। जब वह बाहर आता है, वुमन उम्मीद करती है कि उसे लेसन मिल गया होगा कि एकेडमी में ज्यादा रैश होना सही नहीं है। इसी दौरान फन नोटिस करता है कुछ स्टूडेंट्स उसका पीछा कर रहे हैं। एक स्टूडेंट बाकी को याद दिलाता है कि गड़बड़ मत करना, क्योंकि फन स्ट्रांग होगा जो उसने सोलो क्लियर किया। लेकिन दूसरे कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट के हिसाब से वह लेवल 10 से नीचे ही होगा। वे ये भी मानते हैं कि डंजन में उसका माना खत्म हो गया होगा। वे डिसाइड करते हैं कि नंबर्स का फायदा उठाएंगे, खासकर क्योंकि वे डिमोनिक बेयर रिवॉर्ड चाहते हैं जो 10 कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुरंत वे उसकी तरफ दौड़ते हैं और रुकने को कहते हैं। फन मुड़कर पूछता है क्या वे उससे बात कर रहे हैं। एक लड़का फैंग से कहता है कि डंजन में वह बस लकी था, इसलिए उसे स्किल स्क्रोल में डिमोनिक बेयर उन्हें दे देना चाहिए। वे उसे वार्न करते हैं कि अगर वह फनी एक्ट नहीं करेगा
तो वे उसे फार्मर और अपनी कॉम्बैट पावर का डिफरेंस दिखा देंगे। यह सुनकर फन हंसता है और उनसे पूछता है कि इतने कैंडिडेट्स में उन्होंने उसी को क्यों चुना, जिस पर एक लड़का सोचता है कि फन बेवकूफ बन रहा है और उसे बताता है कि डिमोनिक बेयर एक अच्छा आइटम है जो 10 कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाता है, इसलिए वे किसी फार्मर को यह नहीं लेने देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि फन के वाटरमेलन्स भी 10 कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। यह सुनकर फन डिस्गस्ट फील करता है और उन्हें डिमोनिक बेयर गॉल दिखाता है। जैसे ही एक लड़का उसके हाथ से छीनने बढ़ता है, अचानक फायर एक्सप्लोजन होता है और वह पीछे कूद जाता है। तभी पता चलता है कि यह वही फीमेल मैजिशियन है और वह स्टूडेंट से पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमी में प्राइवेट फाइट्स करने पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लड़के कहते हैं कि यह उसका मैटर नहीं है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह ऐसी चीजें देख नहीं सकती। वह अपनी फायर ऑरा एक्टिवेट करके रास्ता रोकती है और कहती है अगर अभी नहीं गए तो वह इंस्ट्रक्टर्स को रिपोर्ट करेगी, जिस पर उनमें से एक कहता है कि रिपोर्ट करने का चांस भी नहीं मिलेगा क्योंकि वे उससे भी निपट लेंगे। तो 3 भाई तुरंत उनकी तरफ रश करते हैं, जिस पर फन सोचता है कि यह लड़की लेवल 7 है तो काफी स्ट्रांग होगी और इनसे खुद डील कर लेगी। लड़की फन से टीम अप करने को कहती है क्योंकि बाकी लोग डर्टी टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है वह शॉक हो जाती है क्योंकि फन भाग रहा होता है। हालांकि वह बेयर गॉल उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वह कैच कर ले और उसे थैंक्स समझे। लड़की परेशान हो जाती है क्योंकि अब फोकस उसी पर आ गया है जबकि वह मदद करने आई थी। थोड़ी देर बाद फन टेम्पररी इंडिपेंडेंट रेस्टरूम पहुंचता है और नोटिस करता है कि डंजन में मिला स्किल स्क्रोल उसके लिए यूजलेस लग रहा है। वह सोचता है ऐसा क्यों है। कुछ देर सोचने के बाद वह कुछ ट्राई करता है और स्क्रोल से एक नई कल्टीवेशन स्किल सीख जाता है। यह स्पेशल कल्टीवेशन स्किल उसे माना और कुछ मटेरियल्स कंज्यूम करके अनडेड समन्स को स्ट्रेंथन करने देती है। वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे बस दोनों ऑक्यूपेशंस का माना एक साथ इनपुट करना था। फिर वह अपने अनडेड समन करता है ताकि न्यू स्किल टेस्ट कर सके। कुछ माना कल्टीवेट करने के बाद वह हे को लेवल 6 से लेवल 8, ए को लेवल 6 से लेवल 8 और डीमोनिक हॉर्न डॉनबेट हॉर्न बेयर को लेवल 7 से लेवल 9 तक पहुंचा देता है। बाकी डीमोनिक हॉर्न लिजर्ड्स और हॉक्स भी लेवल 7 तक पहुंच जाते हैं। यह देखकर वह इंप्रेस्ड होता है, लेकिन फिर चिंतित हो जाता है क्योंकि उसे नया फार्मलैंड चाहिए। वह अपने फैमिली फील्ड्स को नए क्रॉप्स के एक्सपेरिमेंट में बर्बाद नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद फन फिर उस लड़की से टकराता है। वह डिमोनिक बेयर गॉल वापस देने की कोशिश करती है, जिस पर वह कहता है कि उसने उसे गिफ्ट किया था और यह सुनकर वह हैरान होती है क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल है। फन डिसअपॉइंटेड होकर पूछता है कि वह ऐसे ट्रैशी मटेरियल को ट्रेजर की तरह क्यों ट्रीट करती है, जिससे लड़की चौंक जाती है। इसके बाद वह जंगल के अंदर गहराई में जाता है और चारों तरफ देखता है कि वह अकेला है या नहीं। वह अपनी नई स्किल क्रॉप्स पर ट्राई करता है, लेकिन वे पहले जैसे ही दिखते हैं। तभी प्लांट्स अचानक खुद हिलने लगते हैं, जिसे देखकर फन हैरान हो जाता है। उधर टुका वुड्स में स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर से सर्च कर रहा होता है क्योंकि उसे नेक्रोमांसर ऑरा डिटेक्ट हुआ था। कुछ देर बाद वह फन के पास से निकल जाता है, लेकिन फिर लौटकर उसे रोकता है और उसके आउटफिट देखकर पूछता है क्या वह फार्मर है। फन चौंककर पूछता है क्या किसी फार्मर ने उसे प्रोवोक किया है, लेकिन तुका उसे घृणा से देखता है। फिर वह पूछता है क्या उसने आसपास कोई स्ट्रेंज आदमी देखा है। फन कहता है हाँ देखा है, और जब तुका लोकेशन पूछता है तो फन उसी की तरफ इशारा कर देता है। यह देखकर तुका चिढ़ जाता है और बताता है कि वह सनवील एकेडमी का एलीट और आयरन लायन ड्यूक का नेफ्यू है। गुस्से में वह अपने हाथों पर फायर चढ़ाकर उसे पंच मारने बढ़ता है ताकि वह बोलना बंद करे। जंगल के अंदर तुका कसम खाता है कि वह फन को उसकी बेवकूफी की सजा देगा। वह किसी वुल्फ जैसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और मैसिव एनर्जी छोड़ता है, जिससे फन पीछे गिरता है। लेकिन फन कहता है कि जिस फार्मर को वह नीचे समझता है वही उसे एक हाथ से हरा सकता है। जब तुका उसकी तरफ दौड़ता है, फन को याद आता है कि उसके खेत का मंक्सहुड प्लांट अनडेड माना से अफेक्ट होकर पैरालिसिस इफेक्ट देने लगा था और उसने उसे पाउडर बनाकर एनेस्थेटिक के रूप में रखा था। जैसे ही वह पाउडर तुका के फेस पर डालता है, वह तुरंत डिजी हो जाता है और सोचता है ये क्या ट्रिक थी, क्योंकि उसकी सारी स्ट्रेंथ गायब हो जाती है। फन अपनी नाक ढककर बताता है कि यह मंक्सहुड पाउडर था और फिर उस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद फन उसे सिर्फ बॉक्सर्स में बांध देता है और पूछता है कि वह खुद को इलीट कैसे कहता है जब एक फार्मर से भी नहीं जीत सका। इसी बीच सभी कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू के लिए ऑडिटोरियम में गैदर होने को कहा जाता है। अनाउंसमेंट सुनते ही फन वहां दौड़ता है और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी ऑडिटोरियम के बाहर स्टूडेंट्स के साथ खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह आता है, कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं कि उसने डंजन अकेले क्लियर किया और कुछ उसके बारे में बुरा भी बोलते हैं। थोड़ी देर बाद वही लड़की फिर मिलती है और फिर से डीमन बेयर गॉल लौटाने की कोशिश करती है। फन उसे रख लेने को कहता है क्योंकि वह उसके लिए यूजलेस है। इसके बाद वह अपना एक वाटरमेलन खाने लगता है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाता है। ऑडिटोरियम के अंदर कई इंस्ट्रक्टर्स बैठकर स्टूडेंट्स को रिव्यू कर रहे होते हैं, जिस पर डायरेक्टर अनाउंस करता है कि इंटरव्यू के दौरान इंस्ट्रक्टर्स स्टूडेंट्स को चुन सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स भी इंस्ट्रक्टर्स चुन सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसके बाद डायरेक्टर शी नाम के स्टूडेंट्स को बुलाता है जो खुद को लेवल 6 अर्थ एट्रीब्यूट वॉरियर बताता है। वह बैटल के लिए आर्मर समन करता है और कहता है कि यही उसकी करंट एबिलिटी है। एक इंस्ट्रक्टर जो लेवल 44 अर्थ बर्जर्कर है, उसकी एबिलिटी को ठीक मानता है और यान से पूछता है क्या वह उसका इंस्ट्रक्टर बनना चाहेगा,
जिस पर यान तुरंत मान जाता है और इसी तरह कुछ और स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। फिर फन की बारी आती है। जब फन को बुलाया जाता है वह खुद को लेवल 8 और ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड बताता है। पहले वाली फीमेल इंस्ट्रक्टर उसकी एज में लेवल 8 होने पर इम्प्रेस्ड होती है, लेकिन दूसरी लेडी कहती है कि वह सिर्फ फार्मर है। पास बैठा एक आदमी कहता है कि एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी फ्रंट लाइंस के टैलेंट ट्रेन करने के लिए है, ऑर्डिनरी लोगों को मरने भेजने के लिए नहीं। जिस पर पहले वाली इंस्ट्रक्टर याद दिलाती है कि फन का प्रिलिमिनरी टेस्ट और रीटेस्ट दोनों एक्सीलेंट थे। अलग अलग ओपिनियंस देखकर डायरेक्टर सुझाव देता है कि फन की कॉम्बैट एबिलिटी असेसमेंट की जाए और सभी इंस्ट्रक्टर्स मान जाते हैं। डायरेक्टर फन से पूछता है क्या वह तैयार है, क्योंकि उन्हें इंश्योर करना है कि डीमन से लड़ाई में वह लायबिलिटी न बने। यह सुनकर फन वरी करता है क्योंकि उसकी कॉम्बैट एबिलिटी ज्यादा हाई नहीं है और वह नेक्रोमांसर एबिलिटीज रिवील किए बिना लड़ नहीं सकता। फिर भी वह मान जाता है। सभी ऑडिटोरियम के टेम्पररी क्लियरिंग एरिया में जाते हैं और फन को बताया जाता है कि उसे एक इंस्ट्रक्टर के खिलाफ 5 मिनट सर्वाइव करना होगा ताकि टैलेंट प्रूव हो सके। तुरंत इंस्ट्रक्टर बड़ी अर्थ ऑरा रिलीज करता है और लेवल 44 की इमेंस पावर से कुछ स्टूडेंट्स घुटनों पर गिर जाते हैं, लेकिन फन ऑरा के सामने हिलता भी नहीं। यह देखकर एग्जामिनर इंप्रेस्ड होता है और फन से कहता है कि वह अपनी सारी एबिलिटीज यूज करे और फुल फोर्स से अटैक करे। प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन फन जानता है कि अभी हैंडल कर सकता है। वह तुरंत अपने सर्वेंट्स को बाहर बुलाता है, लेकिन उनकी ऑरा छिपाने के लिए नेचर माना से कवर कर देता है और उसे खुद हैरानी होती है कि यह काम कर गया। वह नेचर ऑरा से ढका बेयर समन करता है जो दूसरों को कैबेज के हेड जैसा लगता है ताकि शक न हो। इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि यह रेयर वेरिएंट ऑक्यूपेशन है और फन को अटैक करने को कहता है। जैसे ही बेयर रश करता है, इंस्ट्रक्टर अपनी ब्लेड से ब्लॉक करता है। वह जोरदार अटैक करके बेयर को पीछे फेंक देता है और डायरेक्टर नोटिस करता है कि यह लॉयल समन है, क्योंकि सामान्य समन इतनी चोट पर गायब हो जाते। बेयर फिर फियर्स होकर बढ़ता है तो इंस्ट्रक्टर पीछे कूदता है, जिस पर डायरेक्टर सोचता है शायद इंस्ट्रक्टर ये थोड़ा वीक है, लेकिन फन जानता है कि बेयर अनडेड है, उसे पेन फील नहीं होता और थोड़े माना से रिकवर हो जाता है। उधर जी जो स्टूडेंट्स के सामने शो ऑफ करना चाहता था, समझ जाता है कि फन उतना आसान नहीं जितना लगा था। वह कहता है ध्यान से देखो और डिस्ट्रॉयड समन्स का कॉम्पेंसेशन देने का प्रॉमिस करता है, क्योंकि नॉर्मल समनर्स को समन कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट लगता है और समन मरते ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जी बियर पर झपटता है और उसे फायर में लपेट देता है, जिससे बियर टूटकर गायब हो जाता है। वह स्मग होकर फन की तरफ देखता है, उम्मीद करता है वह रोएगा, लेकिन फन एक्सप्रेशनलेस रहता है। जी सोचता है उसने इमोशंस दबा ले। तभी फन वाइन्स रिलीज करके इंस्ट्रक्टर को पकड़ लेता है, जिस पर इंस्ट्रक्टर कहता है कि उसने दूसरे समन्स छिपाकर डर्टी ट्रिक खेली है। वह वाइन्स तोड़ने की कोशिश करता है और डायरेक्टर ध्यान से देखता है। आखिर डायरेक्टर उन्हें रोक देता है और फन से कहता है कि उसने खुद को प्रूव कर दिया है और अब अकेडमी का स्टूडेंट बनने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स बैटलफील्ड रोटेशन पर है, इसलिए फिलहाल उसे सिखाने वाला कोई नहीं होगा। इसके बावजूद फन अपने कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में पूछता है, जिस पर डायरेक्टर कहता है कि रिसोर्सेज नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मिलेंगे। साथ ही एग्जाम का आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होने पर वह एकेडमी से एक रिक्वेस्ट भी कर सकता है। यह सुनकर फन खुश होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर न होने की फ्रीडम और रिसोर्सेज दोनों मिल रहे हैं। वह तुरंत लैंड मांगता है, जिससे डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर स्टूडेंट्स प्रेशियस रिसोर्स या हाई ग्रेड इक्विपमेंट मांगते हैं। फन कहता है कि उसे बस जमीन चाहिए, क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है और फार्म के बिना फार्म लॉर्ड नहीं। आखिर डायरेक्टर मान जाता है और बताता है कि सिटी के वेस्ट में एक ट्रेनिंग वेस्टलैंड है जहां वह जो चाहे कर सकता है। कुछ समय बाद फन का रिकॉर्ड स्कूल प्रिंसिपल की टेबल तक पहुंचता है और वह ऑक्यूपेशन को इंटरेस्टिंग मानता है। तभी फीमेल इंस्ट्रक्टर अर्जेंट रिपोर्ट लेकर आती है और बताती है कि तुका की ब्रूटल मर्डर नेक्रोमांसर ने की है। वह कहती है बॉडी ऑडिटोरियम के पास मिली है, यानी एकेडमी में नेक्रोमांसर घुस चुका है। उधर वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड में फन चारों तरफ देखता है और उसे मिले 1 ईयर टेम्परेरी लीज एग्रीमेंट को एक्टिवेट करता है। वह एक रिपल्शन बैरियर एक्टिवेट करता है ताकि इस जगह को सिर्फ वही यूज कर सके। थोड़ी देर बाद वह अपने अनडेड सोल्जर्स को चोर्स करने भेज देता है और खुद धूप में बैठकर वाटरमेलन खाता हुआ चिल करता है। कुछ समय बाद यूए उसकी पीठ पर टैप करता है, जिस पर वह मुड़कर देखता है और पता चलता है कि जमीन साफ करने का काम खत्म हो गया है। यह देखकर वह हैरान होता है और जब यूए हल्का हंसता है तो फन सोचता है कि इनके पास अभी भी खुद की कॉन्शियसनेस होना थोड़ा ज्यादा ही है। बाद में वह अपने ग्रीन हाउस में जाता है और प्लांट्स को ग्रो होते देखता है। वह खुश होता है क्योंकि बाकी लोग पेनफुल कल्टीवेशन से पावर पाते हैं, लेकिन वह क्रॉप्स खाकर स्ट्रांग होता है और न्यूट्रिशन भी बैलेंस रहता है। वह विश करता है कि ऐसे इफेक्ट्स वाली क्रॉप सिर्फ वही न बना सके, बल्कि आउटपुट बढ़ाकर सबको इंप्रूव करने दे, ताकि डीमन ट्राइब उनसे कुछ भी न कर पाए। इसके बाद वह बाहर भी कुछ ऑर्डिनरी क्रॉप्स लगाता है ताकि ग्रीन हाउस वाली क्रॉप्स छिपी रहे और कोई नोटिस न करे। 3 दिन बाद फन अपनी अनडेड टीम को डिगिंग सिखाता है और वे काम शुरू कर देते हैं। वह हैरान होता है कि हेल्पर्स मिलने के बाद प्लांटिंग स्पीड कितनी बढ़ गई है। तभी वह देखता है कि एक अनडेड लिजर्ड पोटैटो खा रहा है, जिस पर वह उसे रोकने जाता है। पास जाकर नोटिस करता है कि उसकी बोन डेंसिटी और डिफेंस टेम्परेरली बढ़ रही है। बाद में वह सोचता है कि क्या अनडेड भी क्रॉप इफेक्ट से बेनिफिट ले सकते हैं।
अगले दिनों में फन सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग क्रॉप्स के इफेक्ट्स अनडेड पर रिकॉर्ड करने लगता है। इसी बीच एक स्काउट ग्रीन हाउसेस ढूंढ लेता है और हैरान होता है क्योंकि पहले यहाँ कुछ नहीं था। जब वह अंदर झांकता है तो सिर्फ फंग को आराम करते देखता है और सोचता है शायद ट्रैप है। अचानक जमीन पर कुछ गिरता है और स्काउट चौंक कर पीछे कूदता है। तभी पास की दीवार टूटकर एक्सप्लोड होती है। कुछ बॉम्ब जैसे पोटैटोज उसकी तरफ लुढ़कते हैं और वह समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। वे सब एक साथ एक्सप्लोड होते हैं और शायद उसी समय उसकी मौत हो जाती है। जमीन के नीचे रूट्स का एक नेटवर्क एक फेमिनिन फिगर से जुड़ा होता है जिसमें फन की पावर के दोनों एसेंस दिखते हैं और वह सब कुछ नीचे से देख रही होती है। लेकिन वह आदमी बच जाता है और गुस्से में कर्स करता है कि ग्रैंड ड्यूक्स की वजह से उसे 2 बार यहाँ आना पड़ा। वह रेज में आकर प्लांट्स काटने लगता है ताकि वे एक्सप्लोड न करें, लेकिन उसे डिमोनिक बीस्ट से अनडेड ऑरा महसूस होती है। उसे ग्रैंड ड्यूक से मिशन मिला था कि फेंगवान सिटी जाकर नेक्रोमांसर हे श्याओ को ढूंढे क्योंकि उसकी रेस का ग्रैंड ड्यूक से एग्रीमेंट है। स्काउट सोचता है शायद हाई श्याओ यहाँ छिपा है, लेकिन फिर सोचता है वह यहाँ क्यों छिपेगा और क्या उसने अपनी रेस को बिट्रे कर दिया है। प्लांट गिराने के बाद वह जल्दी निकलने का फैसला करता है क्योंकि उसका मेन काम हाओ को ढूंढना था। अगली सुबह फन काम के लिए निकलता है और याद करता है कि उसने कल ज्यादातर जगह सीड्स फर्टिलाइज कर दिए थे। तभी वह अपने एक ग्रीन हाउस की तबाही देखकर शॉक हो जाता है। ऊपर देखता है तो एक ड्रैगन जैसा क्रीचर दिखता है। अचानक 2 आदमी उस बीस्ट से उतरते हैं और बताते हैं कि वे एनफोर्समेंट टीम से है। फन सोचता है एनफोर्समेंट टीम यहाँ क्यों आई, जिस पर एक आदमी कहता है उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने यहाँ डेमोनिक एनर्जी डिटेक्ट की है, इसीलिए बैरियर खोलने को कहता है ताकि वे चेक कर सके। फन पूछता है कुछ दिन पहले किराए पर ली जमीन में डेमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। तभी एक आदमी को याद आता है कि तुका डीमन द्वारा मारा गया था और अब यहाँ डेमोनिक एनर्जी मिली है, इसलिए वह फन को डीमन ट्राइब का स्पाई मान लेता है। वह उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन कैप्टन उसे हीरो कहकर शांत रहने को बोलता है और फन से कोऑपरेट करके बैरियर खोलने को कहता है। फन समझता है उसे इन्हें हटाने का तरीका चाहिए। वह बताता है कि उसका ऑक्यूपेशन लोली है और लोग उसे हमेशा नीचे देखते हैं, इसलिए वह बस छिपकर कल्टीवेशन करना चाहता था, लेकिन अब उस पर शक किया जा रहा है। दूसरा आदमी फन पर पिटी करता है और कैप्टन से कहता है, लेकिन हीरो नहीं मानता। हीरो गुस्से में बैरियर के पार पंच मारता है, पर फन उस पंच को फेस तक पहुंचने से पहले पकड़ लेता है। उसके फ्रूट्स से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत हाई है, इसलिए उसे दर्द महसूस नहीं होता। फिर भी वह नाटक करता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। हरू हैरान होता है कि इतने फोर्स के पाम स्ट्राइक के बाद भी फन मरा क्यों नहीं। फन दुखी बनकर पूछता है क्या वह कन्फेशन के लिए टॉर्चर करेगा ताकि केस जल्दी बंद हो। तभी कैप्टन कहता है हरू शांत रहे क्योंकि इस लड़के में नेचर माना है जिसे डीमंस नफरत करते हैं। दूसरा आदमी फन को उठाता है और कहता है कि वे गलत समझे क्योंकि उसका नेचर माना बहुत प्योर है और वह रिपोर्ट में साफ लिखेगा। फन उसे जस्टिस के लिए प्रेज करता है, लेकिन इससे हीरो और चिढ़ जाता है। हीरो फिर पंच मारने बढ़ता है, लेकिन बाकी उसे रोक देते हैं। आखिर वे चले जाते हैं और फन समझता है कि सिर्फ फार्मिंग काफी नहीं है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर भी चाहिए। अचानक एक ओरिगामी बर्ड उड़कर आता है और उसके साथ फन को मैसेज मिलता है कि उसे कल सुबह एकेडमी ड्रिल ग्राउंड पर न्यू स्टूडेंट एंट्रेंस एबिलिटी टेस्ट और ग्रेडिंग बैटल्स के लिए गैदर होना है। मैसेज में लिखा होता है अटेंडेंस मैंडेटरी है और यह एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी अफेयर्स ऑफिस की तरफ से है। उधर प्रिंसिपल और एक और इंस्ट्रक्टर दूर से फन को देख रहे होते हैं और लेडी उसकी प्योर और मजेस्टिक नेचर माना की तारीफ करती है। यह लेडी मिस वेरा सोचती है क्या यह लड़का सच में फार्मर है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है वह श्योर नहीं है क्योंकि उसका ऑक्यूपेशन स्पिरिट फार्म लॉर्ड है। प्रिंसिपल पूछता है कि वेरा जैसी मजेस्टिक लेवल 50 नेचर आर्च मेज इस पर क्यों मूव्ड है, जिस पर वीरा कहती है ये बॉय एक वेरिएंट है और इसके पास और भी सीक्रेट्स लगते हैं। वह ये भी कहती है कि नेचर मैजिक का हैंड ही काफी है उसके ऊपर डीमन से मिले होने का शक हटाने के लिए, क्योंकि डीमंस ऐसी लाइफ और फेक नहीं कर सकते, उन्हें इससे उल्टी जैसा फील होता है। कुछ समय बाद एक्स्ट्रॉर्डिनरी एकेडमी के न्यू स्टूडेंट ड्रिल ग्राउंड में स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि टेस्ट के बाद फिर से क्यों बुलाया गया। तभी फीमेल इंस्ट्रक्टर आकर उन्हें शांत करती है और बताती है कि इंस्ट्रक्टर इंटरव्यू के बाद भी एंट्रेंस टेस्ट क्यों हो रहा है। वह समझाती है कि अर्जेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस मिला है कि डीमन ऑफेंसिव तेज हो गया है और थर्ड रैम्पार्ट के बाहर का फोर्ट्रेस डेंजर में है। उन्हें ऑर्डर मिला है कि जल्दी से फ्रेश फोर्सेस फ्रंट लाइन पर भेजनी है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि वे अभी एनरोल्ड हुए हैं और उन्हें पहले स्टडी और कल्टीवेशन करना था, लेकिन इंस्ट्रक्टर बताती है कि अगर फोर्ट्रेस टूट गया तो डीमन आर्मी सीधे फिंगवन सिटी पर अटैक करेगी और एकेडमी में शांति से कल्टीवेशन संभव नहीं होगा। वह कहती है यह रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर है क्योंकि ह्यूमैनिटी डेंजर में है। तभी पहले वाली मैजिकियन गर्ल अपने छोटे भाई जैसे दिखने वाले लड़के के साथ आती है और उसे आश्योर करती है कि सब ठीक होगा, लेकिन जब वह फंग को देखती है तो ब्लश करती है और सोचती है क्या वह ड्राफ्ट के लिए सेलेक्ट होगा। इसके बाद फीमेल इंस्ट्रक्टर बताती है कि सभी फ्रेशमैन इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और प्रैक्टिकल कॉम्बैट टेस्टिंग के लिए ड्रिल ग्राउंड में जाएं। उधर फन उम्मीद करता है कि उसे फ्रंट लाइन के लिए सेलेक्ट न किया जाए क्योंकि इससे उसकी फार्मिंग प्लान पर असर पड़ेगा। जब उसकी बारी आती है और सामने एक लड़की होती है, वह उसका मजाक उड़ाती है कि वह सिर्फ छिपने में अच्छा है। वह फ्लेम्स छोड़कर उसे जलाने की कोशिश करती है, लेकिन फन साइड हट जाता है और कहता है वह स्लो है और उसकी माना कंसंट्रेशन कम है।
उसकी फायर तो उसके फील्ड की स्वीट पोटैटोज भी रोस्ट नहीं कर सकती। यह सुनकर वह गुस्सा होती है और फ्लेम स्पिरिट समन करती है जो वर्ल्ड के एंड तक रहता है। लेकिन इनकैंटेशन खत्म होने से पहले फन पास पहुंचकर उसके पेट में पंच मार देता है और कहता है उसका कास्ट टाइम बहुत लंबा है। एक पंच में वह जमीन पर गिर जाती है और फन मैच जीत जाता है। कुछ और मैचेस में भी फन लगातार जीतता रहता है और एक समय पर वह डिसाइड करता है कि अगला मैच हार जाएगा क्योंकि वह काफी ओपोनेंट्स हरा चुका है। तभी इंस्ट्रक्टर वेरा उसे पानी देती है जिस पर वह थैंक्स कहता है। वह बताती है कि उसके करंट टैलेंट और पोटेंशियल से वह हायर प्लेटफॉर्म एम कर सकता है। फन पूछता है वह क्या कह रही है, तो वह बताती है क्रेडिट्स जमा करके असेसमेंट पास करने पर वह हायर लेवल सनही एकेडमी जा सकता है। वहां बेहतर कल्टीवेशन टेक्निक्स और पावरफुल इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे और शायद लेजेंडरी वेपन या पावरफुल डिमोनिक बीस्ट माउंट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन फन पोलाइटली कहता है उसे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। वह हैरान होकर पूछती है फिर वह क्या चाहता है, तो फन कहता है वह बस एक बड़ा और बेहतर लैंड चाहता है जहां शांति से फार्मिंग कर सके। वह कंफ्यूज्ड होकर पूछती है इस लैंड के बाद क्या करेगा, तो फन कहता है और लैंड फार्म करेगा और लोगों को भी लैंड देगा ताकि वे चाहें तो फार्म कर सके। यह सुनकर वेरा मुस्कुराती है और उसे एम्बिशियस मानती है जैसे वह लॉस्ट टेरिटरीज वापस लाना चाहता हो। तभी प्रिंसिपल आता है और कहता है फन ऑलरेडी सिटी वेस्ट वेस्टलैंड डेवलप कर रहा है, क्या वह काफी नहीं है? फन भोला बनकर कहता है जितनी ज्यादा लैंड होगी उतना अच्छा। अगला मैच फन और इंग के बीच होता है और फन के जाते ही प्रिंसिपल कहता है वह ऑनेस्ट है, लेकिन वेरा कहती है उसे वह चीज दे दो जो वह चाहता है। प्रिंसिपल पूछता है क्या वह उसे रिक्रूट करना चाहती है, तो वेरा कहती है वह इंटरेस्टिंग किड है। जब फाइट शुरू होती है पता चलता है लिंग वही पहले वाली लड़की है। वह कहती है उसने नहीं सोचा था वह उससे लड़ पाएगी और इस बैटल में पूरा जोर लगाएगी, लेकिन फन कहता है वह उसे नहीं हरा सकता इसलिए सरेंडर करेगा। जैसे ही वह उसकी तरफ दौड़ती है वह वाइन्स छोड़ता है और वह सोचती है वह फेज 2 से क्यों शुरू कर रहा है। वाइन्स उसके पैर पकड़ लेते हैं लेकिन वह काट देती है। उधर वेरा हैरान होती है कि लेवल 10 से नीचे स्टूडेंट की माना इतनी प्योर है और प्रिंसिपल मानता है कि पहली बार देखकर वह भी शॉक हुआ था। वेरा कहती है लेवल 80 नेचर सिस्टम वाले एडल्ट्स की माना भी इतनी प्योर नहीं होती और इस बच्चे की फ्यूचर अचीवमेंट्स लिमिटलेस होगी। जैसे ही लिंग फन पर अटैक करता है वह अपने चारों तरफ एक प्लांट बैरियर बना लेता है जिस पर सारी बेलें और पत्ते उसे कवर करते रहते हैं। मीनवाइल प्रिंसिपल यह मानता है कि फन काफी रेयर कैरेक्टर है और उसे गाइड करने के लिए एक अच्छा टीचर होना चाहिए, जिस पर वेरा तुरंत बोलती है कि वह उसे अपना टीचर बनाना चाहती है। प्रिंसिपल पहले तो एग्री करता है कि उसके लिए उसका टीचर बनना अच्छा है, लेकिन फिर वह उसकी बात दोबारा याद करता है और सोचता है कि उसने उसे अपना टीचर बनाने की बात क्यों कही, जिस पर वेरा फिर से वही बात दोहराती है और कहती है कि वह उसे अपना टीचर बनाना चाहती है। यह सुनकर प्रिंसिपल सोचता है कि कहीं डीमंस ने उसका दिमाग तो नहीं जला दिया, जिस पर वह इंसिस्ट करती है कि वह उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। उधर लिंग बार बार फोंग पर अटैक करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वह उसके हर अटैक को आराम से डोडस करता रहता है। फिर जब वह दोबारा उसके करीब आती है तब वह सोचता है कि अब ओपनिंग दिखाकर सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि वह अपनी स्ट्रेंथ काफी दिखा चुका है। तभी अचानक प्रिंसिपल फन से कहता है कि अगर वह ऐसे ही लेजी बना रहा तो अकेडमी वेस्ट सिटी वाली उसकी लैंड वापस लेकर किसी और काम में यूज कर लेगी, जिसे सुनकर फन इरिटेट जाता है, जिस पर लिंग उसके ऑरा में बदलाव नोटिस करती है। जैसे अभी तक वह बस पैसिवली डिफेंड कर रहा था, फिर जैसे ही फन अटैक करने वाला होता है लिंग तुरंत एक फायर अटैक ब्लास्ट करती है, लेकिन वह उसे हवा में ही रोक देता है और तेजी से पास आकर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही उसका पंच उसके फेस के पास आता है लिंग लगभग बेहोश होने लगती है और तुरंत सरेंडर कर देती है। इधर बाकी लोग शॉक में खड़े देखते रहते हैं और उन्हें एहसास होता है कि हमारे बॉय के सामने तो वे खुद फार्मर्स जैसे लग रहे हैं। इंस्ट्रक्टर वीरा फन के नेचर फोर्स पर कंट्रोल देखकर काफी इंप्रेस्ड हो जाती है और वह मानती है कि यह ऑलमोस्ट ओरिजिन के करीब है, जिस पर लिन को विनर अनाउंस किया जाता है और लिंग उसके पैरों के पास घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि वह दिल से अपनी हार एक्सेप्ट करती है क्योंकि वह स्ट्रांग है। फन उससे कहता है कि एक्चुअली स्ट्रांग तो वही है, बस उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा है। फिर जब उसे पता चलता है कि उसकी लैंड लगभग छिनने वाली थी वह राहत की सांस लेता है, जिस पर प्रिंसिपल पीछे से उसके सिर पर मारता है कि उसने ठीक से फाइट नहीं किया। फन उसे थैंक्स कहता है और प्रिंसिपल कहता है कि वह उसके ग्रोथ को देखने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन अंदर ही अंदर फन इमेजिन करता है कि वह उसका पीछे से पीटना चाहता है क्योंकि उसने उसकी लैंड की धमकी तक दे दी थी। कुछ समय बाद जब फन आरोहण आराम से चिल कर रहा होता है और अभी हुई घटनाओं के बारे में सोच रहा होता है तभी इंस्ट्रक्टर वीरा उसके पास आती है और उससे अपनी कल्टीवेशन गाइड करने को कहती है। ये सुनकर फन शॉक हो जाता है और पूछता है कि एक कॉम्बैट ऑक्यूपेशन वाली उससे जो कि फार्मर है गाइडेंस क्यों मांग रही है, जिस पर वह तुरंत अपना इंट्रोडक्शन देती है क्योंकि वे पहले मिले नहीं थे और बताती है कि उसने उसका मैच देखा था और उसकी नेचर मैना एप्लीकेशन गॉड लाइक लगी। वह कहती है कि उसने कभी किसी को नेचर फोर्स को इतनी वाइटैलिटी के साथ यूज करते नहीं देखा। फिर वह कन्फेस करती है कि वह लंबे समय से अपने करंट रेल्म में अटकी हुई है और उसे फील होता है कि उसका पाथ उसे इंस्पिरेशन दे सकता है। यह सुनकर फन कंफ्यूज होकर उसे देखता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वह भी नेचर टाइप है,
जिस पर वह उसे सलाह देता है कि बैटलफील्ड गए बाकी नेचर इंस्ट्रक्टर्स के आने तक वेट करे, क्योंकि उसे तो बस फार्मिंग ही आती है। लेकिन वीरा कहती है कि वह फॉर्मली उसकी स्टूडेंट नहीं बनना चाहती, वह बस कभी कभी उसके फील्ड पर आकर ऑब्जर्व करना चाहती है ताकि सीख सके। फिर वह घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि वह चोर्स में मदद भी करेगी ताकि साइड से उसके नेचर ऑरा को फील कर सके, जिसे देखकर फन पूरी तरह स्टंड हो जाता है। लेकिन उसे पता है कि वह किसी को अपने फील्ड्स में क्या उगा रहा है यह नहीं देखने दे सकता, वरना उसका सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा। जिस पर वह माफी मांगता है और कहता है कि वह सिर्फ फार्मर है और उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, खासकर क्योंकि उसके पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ है और वह अच्छा फाइटर भी नहीं है। तभी अचानक प्रिंसिपल वहां आ जाता है और फन से कहता है कि वीरा उससे रिक्वेस्ट कर रही है, इसलिए उसकी फेस सेविंग के लिए अग्री कर ले। फिर वह उसके कान में कुछ विस्पर करता है, जिस पर फन कहता है यह अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन आखिरकार वह उसकी बात सुनकर मान जाता है, जिसे सुनकर वेरा बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है और प्रॉमिस करती है कि वह उसकी एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर वह तुरंत उसका आर्म पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वे अभी जा सकते हैं या कल, जिस पर फन के पास मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता है। थोड़ी देर बाद दोनों वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वॉसलैंड पहुंचते हैं और वेरा तुरंत इधर उधर दौड़कर काम करने लगती है। फिर बार बार आकर फन से पूछती है कि क्या वह कुछ और कर सकती है, जिस पर फन समझ जाता है कि वह सीरियस है, लेकिन वह उसे ग्रीन हाउस के क्रॉप्स नहीं देखने दे सकता। इसलिए वह कहता है कि वह आसपास देखे और एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए और वह न्यूली कल्टिवेटेड सीडलिंग संभाल लेगा। जैसे ही वह अंदर जाता है, वेरा नोटिस करती है कि बाहर के क्रॉप्स प्योर नेचर माना से नरिश्ड हैं और उनमें हाई ग्रेड टेम्पररी स्टेट बफ्स मौजूद हैं। यह देखकर वह खुद से मानती है कि फन उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा रहा है। 1 घंटे बाद फन बाहर आता है और देखता है कि वह एक सीड को घूर रही है, जिस पर वह पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तब वह पूछती है कि क्या ये क्रॉप्स इसी नॉर्मल सॉइल में उगाए गए हैं। फन कहता है हाँ, जिस पर वह पूछती है कि क्या उसने मैजिक क्रिस्टल पाउडर या एलिमेंटल लोम यूज नहीं किया। तब वह बताता है कि उसने सोचा था, लेकिन वे मैजिकल फर्टिलाइजर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं और वह अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर वह एक ऐसे प्लांट की तरफ इशारा करती है जो शायद मैलनरिश्ड है और उसे एहसास होता है कि वह उसकी मदद कर सकती है क्योंकि उसका नेचर माना काफी एक्सेलेंट है। वह उसे बताती है कि स्कूल का एक रूल है जिसके तहत डंजन में मिलने वाले कोर मटेरियल्स को एकेडमी वेयरहाउस में स्पेसिफिक आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। फिर वह कहती है कि ग्लूम फॉरेस्ट के लेवल 10 डंजन के फाइनल बॉस शैडो कोबाल्ट चीफ्टन का चीफ्टन फैंग एक्सचेंज करके एक बॉटल अर्थ पल्स ली जा सकती है, लेकिन वह उसे याद दिलाती है कि लेवल 10 डंजन की डिफिकल्टी बहुत हाई है और आमतौर पर उसमें 5 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिस पर वह यह भी बताती है कि यह रूल जल्द ही कैंसिल होने वाला है। यह सुनकर फन हैरान हो जाता है और कहता है कि वह अभी तुरंत डंजन जा रहा है, जिसे सुनकर वीरा भी चौंकती है, लेकिन फन उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। कुछ ही देर बाद वह ग्लूम फॉरेस्ट के लेवल 10 डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जहां कुछ दूसरे स्टूडेंट्स उसे देख लेते हैं और सोचते हैं कि वह हाथ में हो लेकर यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर वे कहते हैं कि क्या वह पागल है जो अकेले यहाँ आ गया, क्योंकि वह तो सिर्फ लेवल 8 है। लेकिन फन गार्ड्स के पास जाता है और उन्हें एक लेटर देता है, फिर समझाता है कि वह ग्लूम फॉरेस्ट में सोलो एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहता है। वहां का टीचर उससे कहता है कि उसका लेवल इनसफिशिएंट है और सोलो का रिस्क बहुत ज्यादा है, जिस पर फन माफी मांगता है क्योंकि उसे लगा था कि स्टूडेंट होने से वह एंटर कर सकता है। तब टीचर उसके पीछे खड़ी किसी को नोटिस करता है और पूछता है वह कौन है, लेकिन वीरा उसे चुप रहने को कह देती है। वीरा की वजह से टीचर फंग को अंदर जाने देता है और गुड लक कहता है, लेकिन वॉर्न करता है कि अगर वह नहीं जीत पाया तो तुरंत रिट्रीट कर ले। जैसे ही फन अंदर जाता है, बाकी लोग सोचते हैं कि वह इडियट है और मानते हैं कि वह मॉन्स्टर का खाना बन जाएगा, क्योंकि वह उनके जैसा एलीट नहीं है। मीनवाइल वेरा बाहर ही खड़ी इंतजार करती रहती है और लगता है वह उसके पीछे अंदर नहीं जाती है। थोड़ी देर में फन डंजन के अंदर पहुंचता है और कुछ डिमोनिक वुल्व्स उस पर अटैक कर देते हैं, जिस पर वह तुरंत हे और युवा को समन करता है ताकि रास्ता साफ हो सके, और बाकी पीछे पीछे चलते हुए सीधा आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी मूव करना है। जल्द ही अनडेड बीइंग्स उन वुल्व्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं और फैंग उन मरे हुए वुल्व्स को अपनी अनडेड ग्रुप का हिस्सा बना लेता है। कुछ ही देर बाद फेंग का सामना शैडो कोबाल्ट चीफ्टेन से होता है, जो लेवल 12 का होता है, और वह समझ जाता है कि अगर ये बॉस है तो ये डंजान ज्यादा मुश्किल नहीं है। वह उबासी लेने लगता है और अपने अंडरडेड को बॉस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही बॉस कोबाल्ट फंग पर छलांग लगाकर अटैक करता है, हे उसके फेस पर एक पंच मार देता है, जिससे वह कई मीटर्स पीछे गिर जाता है। एक ही पंच में शैडो कोबाल्ट डिफीट हो जाता है और फंग के एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़कर लेवल 9 हो जाते हैं। साथ ही उसे चीफ्टेन का एक फैंग मिल जाता है, लेकिन उसका लेवल इनसफिशिएंट होने के कारण वह शैडो कोबाल्ट को अनडेड समन में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, जिस पर फन समझ जाता है कि वह अपने लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर्स समन नहीं कर सकता, जो थोड़ा अफसोस की बात है। पर वह ज्यादा वरीड नहीं होता क्योंकि उसने अपना करंट गोल हासिल कर लिया है। कुछ देर बाद वह डंजन एंट्रेंस से बाहर निकल आता है। मीनवाइल बाहर फ्रंट पर टीचर इंस्ट्रक्टर वेरा से पूछ रहा होता है कि क्या वे सच में इस फैंग को रिसोर्सेज के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं।
क्योंकि अभी वॉर की फ्रंट लाइन उनकी प्रायोरिटी है। जिस पर वेरा साफ करती है कि फन फर्टिलाइजर्स चाहता है और उनके पास वो प्लेंटी में है। तभी फन बाहर आता है और डंजन अनाउंस करता है कि उसने इसे क्लियर कर लिया है और उसे स्पेशल रिवॉर्ड हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट मिला है। ये सुनकर बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हीरोइक फ्रैगमेंट सोल ऑरिजिन को स्ट्रेंथन करता है और ऑक्यूपेशन पोटेंशियल इंप्रूव करता है। वे सोचते हैं कि उसे ये कैसे मिला और उस पर चीटिंग का आरोप लगाते हैं। वे पूछते हैं कि एक लेवल 8 फार्मर कैसे सोलो लेवल 10 डंजन क्लियर करके एसएस इवैल्यूएशन और हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट पा सकता है, जिस पर वे कहते हैं कि उसने कोई प्रोहिबिटेड आइटम्स यूज किए हैं। एक स्टूडेंट डिमांड करता है कि एकेडमी स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन करे और उसके रिवॉर्ड्स वापस ले ले, लेकिन वेरा बस देखती रहती है क्योंकि उसे लगा था कि फन को डंजन क्लियर करने के लिए कई बार जाना पड़ेगा। जब फन बाहर स्टूडेंट मॉब को देखता है तो सोचता है कि इस बार उसने किसे ऑफेंड कर दिया। फिर वह उन्हें इग्नोर करता है और अपने वांटेड रिसोर्सेज लेने के लिए फैंग हैंडओवर कर देता है। जब एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करता है तो टीचर समझाता है कि एकेडमी फन के रिवॉर्ड सीज नहीं कर सकती क्योंकि डंजन ने खुद उसे दिया है। तब एक स्टूडेंट कहता है कि वह रिसोर्स गैम्बल करने को तैयार है, जिस पर फन पूछता है कि रिसोर्स गैम्बल क्या होता है। एक दूसरा स्टूडेंट समझाता है कि ये डंजन स्पीड रन होता है जिसमें दोनों साइड्स के टीचर्स सुपरवाइज करते हैं ताकि देखा जा सके कौन जल्दी क्लियर करता है। विनर सब कुछ ले जाता है और लूजर सब हार जाता है। टीचर फन से पूछता है कि क्या वह गैम्बल करेगा, जिस पर फन कहता है कि इसमें उसके लिए कुछ नहीं है। तब एक स्टूडेंट ऑफर करता है कि वह लैंप ऑफ नेचर का डिजाइन ब्लूप्रिंट ऐड करेगा, जिसे सुनकर वेरा तुरंत फन से कहती है कि उसे यह डिजाइन ब्लूप्रिंट जरूर लेना चाहिए। वह बताती है कि यह नेचर सिस्टम के लिए एक्सक्लूसिव एक बेहद रेयर ग्रोथ टाइप मैजिक टूल है, जिसका इफेक्ट क्रॉप्स की ग्रोथ साइकिल बिना साइड इफेक्ट के कम करना है। जिस पर दूसरा लड़का फन से पूछता है कि क्या वह इंटरेस्टेड है। मीनवाइल वह लड़का सीक्रेटली अपने फोन पर हारू से चैट कर रहा होता है और चैट में हारू उसे कहता है कि किसी तरह फन को स्टॉल करे और जरूरत पड़े तो उससे रिसोर्सेज की बेड भी लगाए, भले ही वह उनके फैमिली राइज की फाउंडेशन क्यों ना हो। फन को याद आता है कि उसकी नेक्रोमांसर एबिलिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वहां सिर्फ सुपरवाइजिंग टीचर होगा, वह सोचता है इसे छिपाना मुश्किल नहीं होगा। लैंप ऑफ नेचर की वजह से वह चैलेंज मान जाता है, जिसे देखकर दूसरा स्टूडेंट मुस्कुराता है और प्रॉमिस करता है कि टीचर की मौजूदगी में वह फन को एक्सपोज करेगा। जल्द ही वे डंजन में प्रवेश करते हैं और टीचर उससे पूछता है कि उसने पिछली बार इसे कैसे क्लियर किया था, जिस पर फन कहता है कि वह अपनी स्ट्रेंथ दिखा देगा। वह अपने टेनेंट फार्मर्स को समन करता है, लेकिन अपनी टीम को नेचर माना से वेल कर देता है। यह देखकर टीचर हैरान हो जाता है कि वह इतनी जल्दी समन कर पाया और ट्रूप की स्ट्रेंथ देखकर भी चौंक जाता है। फिर फन उन्हें फुल फोर्स से अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिस पर ग्रुप वुल्व्स पर टूट पड़ता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। 1 मिनट से भी कम समय में कोबाल्ट पेट्रोल स्क्वाड पूरी तरह खत्म हो जाता है, जिसे देखकर टीचर शॉक हो जाता है, जिस पर वह समझ जाता है कि फंग की पावर जरूरत से ज्यादा डरावनी है और सोचता है शायद यह उसके स्पेशल ऑक्यूपेशन की वजह से है। इसके बाद फन बॉस रूम क्लियर करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही बॉस पूरी ताकत के साथ फन पर अटैक करने आता है, फन अपने बिग बेयर को शील्ड उठाकर आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और बाकी सब उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं। फिर वह बाकी को भी कहता है कि अगर साइड से कोबाल्ट्स अटैक करें तो उन्हें जोर से मारना। बिग बेयर नेचर माना से शील्ड बनाता है और उसे कोबाल्ट बॉस पर धक्का देता है, जिससे वह कई मीटर्स दूर जा गिरता है। यह देखकर टीचर फिर से हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि इतनी वॉर पोटेंशियल वाली ताकत की रिपोर्ट प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। जब बॉस कोबाल्ट पीठ के बल गिर जाता है, फन टीचर से पूछता है कि क्या उसने अब खुद को प्रूव कर दिया, जिसके जवाब में टीचर दिल से अप्रूव कर देता है। थोड़ी देर बाद फन टीचर से और थोड़ी देर आसपास देखने की परमिशन मांगता है, जिस पर टीचर बाहर निकल जाता है और कहता है टाइम का ध्यान रखना, क्योंकि डंजन क्लियर होने के आधे घंटे बाद रीसेट हो जाता है। फिर फन वापस मॉन्स्टर के पास जाता है क्योंकि इस बार उसका लेवल बढ़ गया है और वह कोबाल्ट बॉस को अनडेड बनाने की कोशिश करता है। वह उसे अराइज होने को कहता है और इस बार वह उसे समन करने में सफल हो जाता है। कुछ देर बाद फन एंट्रेंस से बाहर आता है और बाकी स्टूडेंट्स उसे देखकर भाग जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ जाता है कि फन रियल डील है। टीचर सबके सामने अनाउंस करता है कि फन ने खुद को प्रूव कर दिया है और उसे उसके रिवॉर्ड्स और कॉम्पेंसेशन दे देता है। रिवॉर्ड्स मिलने के बाद फन किसी चीज में डिस्ट्रैक्टेड लगता है, लेकिन जल्दी ही खुश हो जाता है क्योंकि उसे फर्टिलाइजर्स मिल गए हैं। मीनवाइल टीचर वर्क को डंजन फाइट की रिकॉर्डिंग स्टोन दे देता है। उधर सनवील एकेडमी में हीरू अपने रूम में पंचिंग बैग पर फन के फेस की फोटो लगाकर उसे मुक्के मार रहा होता है और पहले वाला स्टूडेंट खड़ा होकर रिपोर्ट दे रहा होता है। यह बात हारू को इरिटेट करती है कि एक लोली फार्मर उसे फिर से इंसल्ट कर गया और वह समझ जाता है कि एकेडमी रूल्स का फायदा उठाकर वह सीधे फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, जिस पर वह दूसरे मेथड्स यूज करने का फैसला करता है और मानता है कि फन बस शो ऑफ कर रहा है और नेचर मैजिक और समन्स पर डिपेंड है। वह स्टूडेंट से कहता है कि वह उसके अंकल काउंट को लेटर भेजे जो बैटल फ्रंट पर है। वह कहता है उससे बोलो कि बैटलफील्ड पर घूम रहे नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स को जल्द से जल्द स्कूल वापस भेजे। हीरू प्लान बनाता है कि उन नेचर इंस्ट्रक्टर्स से फन को सप्रेस करेगा, क्योंकि वे ओल्ड लोग नेचर मैजिक की प्योरिटी और रूल्स को सबसे ज्यादा मानते हैं
और उम्मीद करता है कि वे फन को हैंडल करेंगे ताकि वह एरोगेंट रहना बंद करे। कुछ समय बाद वीरा अपने रूम में जाती है और फन की फाइट की रिकॉर्डिंग देखती है, जिस पर वह उसे मॉन्स्टर मानती है और मानती है कि उसका नेचर फोर्स का अंडरस्टैंडिंग इंस्टिंक्ट तक गहरा जा चुका है। फिर वह डिसाइड करती है कि उन ओल्ड बास्टर्ड्स को तुरंत वापस बुलाने के लिए लेटर लिखेगी। वह लेटर लिखकर भेज देती है और जाते हुए कहती है कि अगर वे तुरंत वापस नहीं आए तो अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स खो देंगे। वापस डंजन में फन अगले कुछ दिनों तक सोलो डंजन क्लियर करता रहता है, जैसे कोई सेकंड ग्रेड साइंस प्रोजेक्ट कर रहा हो, और हर बार वह पहले से कम समय में बाहर निकलता है। लगातार नए हाई स्कोर्स बनते रहते हैं। 2 दिन बाद इतनी रूमर्स फैल जाती हैं कि लोग गिन ही नहीं पाते कि वह एक दिन में कितनी बार वही डंजन क्लियर कर रहा है। एक दिन डंजन क्लियर करने के बाद हमेशा की तरह लिन रिवॉर्ड्स के बदले फर्टिलाइजर्स एक्सचेंज करता है। इसी प्रोसेस में स्टाफ उसे बताता है कि उसने इतने क्रेडिट्स जमा कर लिए हैं कि वह अपर एकेडमी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी एकेडमी 2 हिस्सों में बनती है, अपर और लोअर एकेडमी। लोअर एकेडमी बेसिक टैलेंट वाले स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, जबकि अपर एकेडमी एलीट और हाई पोटेंशियल वाले स्टूडेंट्स को मैनेज करती है। स्टाफ उसे और बेनिफिट्स के बारे में समझाता है, जिसे सुनकर लिन वहीं कन्विंस हो जाता है। अगली सुबह लिन सनही एकेडमी यानी अपर एकेडमी प्रमोशन अप्लाई करने जाता है। वहां पहुंचने पर वेरिफिकेशन के लिए उससे क्रेडिट वाउचर जमा करवाया जाता है, और जब पता चलता है कि उसके पास 30,000 क्रेडिट्स हैं, तुरंत रूमर्स फैल जाते हैं कि उसने डंजन स्पैम करके ये पाए हैं। वेरिफिकेशन के बाद उसे प्रमोशन मिशन स्क्रोल दिया जाता है, जिसमें एक टास्क होता है जिसे पूरा करने के बाद ही उसे एकेडमी में एक्सेप्ट किया जाएगा। जाने से पहले वह स्टाफ से पूछता है कि प्रमोशन के बाद क्या वह क्रेडिट से गोल्ड ग्रेड सप्लाईज एक्सचेंज कर पाएगा, जिस पर वे कंफर्म कर देते हैं। वे बताते हैं कि पहले वह सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज सप्लाईज ले सकता था, लेकिन सन ही एकेडमी स्टूडेंट बनने पर उसे गोल्ड ही नहीं बल्कि प्लैटिनम ग्रेड रेयर सप्लाईज भी मिल सकेंगी। यह सुनकर लिन एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत एकेडमी की एक स्टोर में आइटम्स लेने जाता है। वहां पहुंचकर वह एक सिल्वर ग्रेड लैम्प खरीदता है, जिसे वह सोचता है कि उसके क्रॉप्स बेहतर ग्रो करेंगे। सेलर खास तौर पर वार्न करता है कि लैम्प में जरा सी भी नेक्रोटिक एनर्जी नहीं जानी चाहिए, लेकिन लिन उस वार्निंग को इग्नोर कर देता है। स्टोर से निकलकर वह एक सुनसान जगह ढूंढता है और सेलर की वार्निंग के खिलाफ जाकर लैम्प में अपनी नेक्रोटिक एनर्जी डाल देता है, जिस पर वह शॉक हो जाता है क्योंकि लैम्प नेचर टाइप आइटम से बदलकर डरावना अनडेड टाइप आइटम बन जाता है। लेकिन लकी बात यह रहती है कि आइटम खुद सेंटिएंट होता है, इसलिए वह तुरंत उसमें नेचर टाइप माना डालकर उसे वापस नॉर्मल बना देता है। उसी दिन बाद में अपने फार्म पर लिन अपने एक अनडेड सोल्जर से लैम्प को एक जगह पकड़ाकर खड़ा रखवाता है ताकि क्रॉप्स पर उसका इफेक्ट टेस्ट कर सके, और जैसे उम्मीद थी वैसे ही लैम्प से निकल रही नेचर पावर पर क्रॉप्स तुरंत रिएक्ट करने लगते हैं और तेजी से ग्रो होने लगते हैं। यह देखकर कि सिर्फ एक सिल्वर टाइप आइटम इतना रिजल्ट दे रहा है, लिन और एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है कि हायर ग्रेड आइटम्स उसके क्रॉप्स पर कितना असर डालेंगे। फिर वह तुरंत तैयार होकर प्रमोशन टास्क के निकलने की तैयारी करता है। मिशन लोकेशन पर पहुंचकर लिन एक अबैंडन्ड वॉच टावर देखता है, जिस पर उसे समझ आता है कि उसका मिशन शायद किसी तरह की सर्च से जुड़ा है। क्योंकि उसे सही से नहीं पता मिशन में क्या करना है और विजिबिलिटी भी कम है, इसलिए वह कॉशियस रहने का फैसला करता है। टावर के पास पहुंचते हुए उसे जमीन पर फ्रेश फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि वह अकेला नहीं है। आगे क्या करे यह सोच ही रहा होता है कि उसे टावर के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह 2 अजीब आदमियों को देखता है जो उसके खिलाफ कुछ प्लान बना रहे होते हैं, और उनकी बातों से उसे पता चलता है कि उन्हें किसी मिस्टीरियस व्यक्ति ने भेजा है ताकि वह जिस आइटम को ढूंढने आया है उसे चुरा लें और वह प्रमोशन टास्क पूरा न कर सके। जब उन्हें आइटम मिलता है जो कि एक बुक होती है, उनमें से एक उसे टावर से नीचे फेंक देता है ताकि वह डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि लिन पहले ही उनकी प्लानिंग समझ चुका है। वह अपनी प्रेजेंस दिखाने से पहले बुक पकड़ लेता है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, दोनों उस पर अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन लिन अपनी नेचर एबिलिटीज से उन्हें आसानी से गिरा देता है। पूछताछ करने पर उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि उन्हें हारू ने भेजा था। अनॉय होकर वह एरिया छोड़ देता है, लेकिन फार्म पर लौटने पर उसका मूड बदल जाता है क्योंकि वह देखता है कि उसकी अनडेड आर्मी बिना उसके इंस्ट्रक्शंस के ही फार्म का काम संभाल रही है। मीनवाइल हीरू के अपार्टमेंट में उसके आदमी मिशन फेलियर की रिपोर्ट देने आते हैं, और रिपोर्ट के अनुसार जो लोग भेजे गए थे वे गायब हैं, इसलिए वे मानते हैं कि लिन ने उन्हें मार दिया। यह सुनकर हारू गुस्सा हो जाता है और ऑर्डर देता है कि शैडो इक्लिप्स के लोगों से कांटेक्ट करो और लिन के सिर के बदले हाईएस्ट प्राइस ऑफर करो। अगले दिन एकेडमी मिशन हॉल में लिन ऑफिशियली प्रमोट हो जाता है और उसे सन व्हील एकेडमी की यूनिफॉर्म और नया स्टूडेंट नेम प्लेट मिल जाता है। घर लौटते हुए वह एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और प्लांटिंग सप्लाईज के बारे में सोचकर खुश होता है। उसी दिन बाद में वह फॉरेस्ट के लेवल 10 डंजन में ग्राइंड शुरू करने जाता है, लेकिन वहां नेम प्लेट दिखाने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस पर स्टाफ बताता है कि एकेडमी रूल्स के अनुसार अपर हाउस स्टूडेंट्स को लेवल 10 या उससे नीचे के डंजन्स चैलेंज करने की इजाजत नहीं है, ताकि लोअर हाउस स्टूडेंट्स को प्रमोशन रिसोर्सेज मिल सकें। यह सुनकर लिन उदास हो जाता है और धीमे कदमों से वापस जाने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि वह लेवल 10 डंजन स्पैम करके
और क्रेडिट्स कमा पाएगा। लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है। वापस जाते समय एक सस्पिशियस दिखने वाला स्टूडेंट उससे मिलता है और अपना नाम रॉन बताता है। उसे घूमते देखकर रॉन समझ जाता है कि उसे मिशन चाहिए, इसलिए वह उसे अपनी स्क्वाड के कलेक्शन मिशन में शामिल होने का ऑफर देता है। वह बताता है कि उसकी स्क्वाड में एक मेंबर कम है और लिन की अचीवमेंट सुनकर उसे लगता है कि वह इस जगह के लिए परफेक्ट है। लिन को यह कोइंसिडेंस थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसे क्रेडिट्स की जरूरत है और वह अपर हाउस डंजन्स की डिफिकल्टी भी समझना चाहता है, इसलिए वह मान जाता है। रॉन उसे डंजन एंट्रेंस पर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात यूबी और कार्टर से होती है। साथ इकट्ठा होने पर रॉन बताता है कि मिशन का मेन गोल मूनलाइट ग्रास नाम का रेयर आइटम कलेक्ट करना है। वह बताता है कि पिछले लोगों की इंटेल के अनुसार डंजियन में नाइट एल्व्स घूमते रहते हैं और पेट्रोल करते हैं, लेकिन अगर वे सिर्फ आइटम्स कलेक्ट करने पर ध्यान दें तो कॉम्बैट अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद स्क्वाड मिशन शुरू करते हुए डंजियन में अंदर चली जाती है। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें मूनलाइट ग्रास मिल जाता है और वे तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं। सब कुछ स्मूथ लग रहा होता है, लेकिन लौटते समय उन्हें एल्फ पेट्रोल स्क्वाड मिल जाती है, जो उन्हें देखकर खुश नहीं होती। स्क्वाड मिलकर उनसे लड़ती है और लिन से उसकी नेचर मैजिक यूज करवाती है, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नाइट एल्व्स नेचर मैजिक से नफरत करते हैं। आखिरकार वे एल्व्स को दबा देते हैं, लेकिन अचानक वे डिस्ट्रेस कॉल भेजने लगते हैं। उसी समय रॉन, यूबी और कार्टर को सिग्नल देता है और कार्टर अर्थ मैजिक से जमीन में बड़ा क्रैक बना देता है, जिसमें एल्व्स गिर जाते हैं। लेकिन अचानक हुए इस अटैक के कारण लिन भी उसमें गिर जाता है। हालांकि वह किनारे को पकड़कर लटक जाता है। वह रॉन और बाकी के उसे बचाने का इंतजार करता है, लेकिन वे बताते हैं कि यह सब पहले से प्लान था और वे चाहते थे कि वह गिरे। वे कहते हैं कि जब वह गिरकर मर जाएगा तो वे एलीट मॉन्स्टर्स की मैजिक उसके नेम प्लेट पर लगा देंगे, ताकि रिपोर्ट कर सकें कि वह मॉन्स्टर से लड़ते हुए मरा है। उनकी हैरानी के लिए घबराने की जगह लिन खुद ही पकड़ छोड़ देता है और क्रैक के अंदर गिर जाता है, जिस पर अगले ही पल वह आसानी से बाहर कूद आता है और कहता है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है। फिर वह अपने अनडेड सोल्जर्स समन करता है और तीनों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे वे कांपने लगते हैं। समझ जाते हैं कि अब बचना मुश्किल है, जिस पर रॉन बातों से निकलने की कोशिश करता है और कन्फेस करता है कि उन्हें हिरू ने हायर किया था और बताता है कि हारू सोचता है कि तुका को उसी ने मारा था। लिन पहले पूछना चाहता है कि तुका कौन है, लेकिन फिर मन बदल देता है और तय करता है कि इन्हें मरना ही होगा, जिसके बाद वह अपने सोल्जर्स से तुरंत उन्हें मरवा देता है। उन्हें मारने के बाद लिन उनके बॉडीज पर अपनी नेक्रोटिक पावर टेस्ट करने का फैसला करता है और हैरानी से यह काम कर जाता है, क्योंकि वे पावरफुल ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स में बदल जाते हैं। फिर वह उनकी मौत एक्सीडेंट बताने के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से डंजन से बाहर नहीं निकल पाता। तभी उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट नाम का स्पेशल इफेक्ट एक्टिवेट हो गया है और अब एग्जिट तब तक बंद रहेगा जब तक वह डंजन क्लियर नहीं करता। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि इस बार उसे अपने एट्रीब्यूट्स का 200% एक्सेस मिलेगा। अचानक लिन का शरीर स्टिफ हो जाता है, क्योंकि कहीं से एक जाइगैंटिक एल्फ प्रकट होता है जो एक बड़े हॉर्स पर सवार होता है। जैसे ही बॉस उसकी तरफ चार्ज करता है, लिन इसे अपने नए सोल्जर्स की फुल पोटेंशियल टेस्ट करने का अच्छा मौका मानता है और उन्हें अटैक करने भेज देता है। बिना ज्यादा मेहनत के वे एएलएफ को हॉर्स से गिरा देते हैं और उसकी जमकर पिटाई करने लगते हैं। जब उसके सोल्जर्स लड़ रहे होते हैं, लिन पास खड़े होकर बानन्स खाते हुए ध्यान से देखता रहता है और कहता है कि बाकी सोल्जर्स से अलग ये तीनों बैटल के बीच कोऑपरेट करते हैं और एक दूसरे को कवर भी देते हैं, लेकिन फिर भी उसे कुछ मिसिंग फील होता है। बुरी तरह पिटने के बाद एल्फ पूछता है कि वह डेथ पावर कैसे यूज कर पा रहा है, जिस पर लिन मुस्कुराता है और उसे खुद को दफनाने को कहता है। तभी पीछे से उसका एक सोल्जर आकर उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। एल्फ के मरते ही नोटिफिकेशन आता है कि डंजन का सिर्फ 50% क्लियर हुआ है, जिससे उसे समझ आता है कि यह डबल बॉस डंजन है। फिर वह दूसरे बॉस को ढूंढने के लिए अंदर और गहराई में जाता है और थोड़ी तलाश के बाद उसे एक डरावना शाइन मिलता है, जिसमें वह बिना हिचके एंटर कर जाता है। अंदर पहुंचते ही एक और पावरफुल डीमन उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन लिन जरा भी नहीं डरता और फिर से अपनी आर्मी समन करके अटैक करने का ऑर्डर देता है। उधर डंजन के बाहर हीरू अपने परफेक्ट प्लान पर खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसने रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट इफेक्ट पहले ही एक्टिवेट कर दिया था, ताकि अगर उसके हायर्ड लोग लिन को न मार पाए तो भी वह बॉस के हाथों मर जाए। और वह मानता है कि 200% स्टैट्स होने के बाद भी लिन बॉस से नहीं जीत पाएगा। वापस श्राइन में हाई लेवल डीमन को लिन के सोल्जर्स जमीन पर घसीट घसीट कर पीट रहे होते हैं। तभी डीमन एक अनडेड सोल्जर को हेयो पहचान लेती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पूछती है उसने अपनी जाति से गद्दारी क्यों की। वह कहती है कि उसके एक्शन से और भी शक्तिशाली अस्तित्व का गुस्सा जाग जाएगा, लेकिन बात पूरी होने से पहले आरएमसी उसे खत्म कर देता है। डीमन के मरते ही रूम के बीच एक जाइगैंटिक ब्लैक एग प्रकट होता है और क्या करे समझ न आने पर लिन उसे अपने स्पेशल रिंग में स्टोर कर लेता है और बाहर जाने की तैयारी करता है। जाने से पहले वह सोचता है कि डीमन को अनडेड सोल्जर में बदले या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत पॉइंट्स लगेंगे।
लेकिन डीमन लेवल 18 का था, इसलिए कन्वर्जन के बाद भी काफी स्ट्रांग रहेगा, यह सोचकर वह रिस्क लेता है। हैरानी की बात यह होती है कि सोल्जर बनने के बाद भी डैमन बोलता रहता है, लेकिन जब वह उससे बात करने की कोशिश करता है तो निराश हो जाता है, क्योंकि वह हर बार वही एक ही सेंटेंस दोहराता है। आखिरकार डंजन से बाहर निकलते ही हारू और बाकी लोग उसे बिल्कुल सही सलामत देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर 5 एलीट की टीम भी जिंदा नहीं निकलती। एक इंस्ट्रक्टर उससे बाकी टीम के बारे में पूछता है, जिस पर लिन पहले से तैयार कहानी बताता है कि एल्फ पेट्रोल से लड़ते समय वह उनसे अलग हो गया और किसी तरह बच निकला। फिर वह उनके नेम प्लेट्स दे देता है और इंस्ट्रक्टर उन पर एल्फ मैजिक का रेसिड्यू कंफर्म कर देता है। इंस्ट्रक्टर पूछता है कि अंदर कुछ अनयूजुअल हुआ था क्या, जिस पर वह रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट इफेक्ट के बारे में बताता है, जिसने उसे बॉस से लड़ने पर मजबूर कर दिया और वह मुश्किल से जीत पाया। स्पेल के इरादे को समझकर इंस्ट्रक्टर पूछता है कि क्या उसका हाल में कोई दुश्मन बना है, जिस पर लिन जानबूझकर हारू की तरफ देखता है, उससे आई कांटेक्ट करता है और मुस्कुराकर कहता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि वह अभी नया है। इंस्ट्रक्टर भरोसा देता है कि स्कूल इस मामले की जांच करेगा और उसे जस्टिस दिलाएगा। यह सुनकर हारू तुरंत वहां से निकल जाता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वह पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि लिन अपने एक सोल्जर को उसकी शैडो में छिपा देता है। उसी रात फार्म पर लिन उस एग को ध्यान से देखता है और समझता है कि डंजन में ठीक रहने वाला एग फार्म पर आते ही बेचैन सा बिहेव कर रहा है। फिर वह सोचता है कि क्या यह एग जानबूझकर डंजन में कल्टिवेट होने के लिए रखा गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीमन मरने से पहले कह रही थी। जिस पर लिन एग पर अपनी मैजिक टेस्ट करने का फैसला करता है और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी मिलती है। पता चलता है कि एग उसकी दोनों तरह की मैजिक से एक साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है, जबकि ये इम्पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि अनडेड टाइप और नेचर टाइप मैजिक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वह इसे अपने जैसा एनोमली मानता है, लेकिन तुरंत ये सोच हटाता है, क्योंकि वह ह्यूमन है और एग क्लियरली डीमन रेस की क्रिएशन लगता है। कुछ देर तक दिमाग दौड़ाने के बाद लिन के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वह अगला लॉजिकल कदम उठाने का फैसला करता है। रात काफी गहरी होती है, फिर भी वह तैयार होकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है, जहां वह बैठा मिलता है। प्रिंसिपल उसे वार्मली वेलकम करता है, लेकिन लिन सीधे मुद्दे पर आते हुए एग दिखा देता है। एग देखते ही प्रिंसिपल पहचान लेता है कि यह प्राइमोर्डियल डीमन का एम्ब्रियो है। फिर वह समझाता है कि प्राइमोर्डियल डीमंस डीमन रेस की ऐसी यूनिट होती हैं जो ह्यूमंस को खाकर ट्रिमेंडस पावर हासिल करती हैं। जिस डीमन को लिन ने मारा, उसने ह्यूमन डिटेक्शन बाईपास करके डंजन के अंदर एग कल्टिवेट किया था। प्रिंसिपल बताता है कि कुछ प्राइमोर्डियल डीमंस ऐसी पावर भी पा लेते हैं जिससे वे अलग अलग डंजन्स में एम्ब्रियोज प्लांट कर सकते हैं। फिर ये एम्ब्रियोज एडवेंचरर्स की बैटल्स, डेथ्स और मैजिक फ्लक्चुएशन से धीरे धीरे हैच होते रहते हैं, और जब मैच्योर हो जाते हैं तो डंजन तोड़कर रियलिटी में प्रकट होते हैं और सिविलाइजेशन में हैवक मचाते हैं। एग देखते हुए प्रिंसिपल कहता है कि यह ऑलरेडी ग्रोथ फेज में है, और अगर डंजन में रहता तो लगभग 6 महीने में हैच होकर ह्यूमैनिटी के लिए खतरा बन जाता। वह यह भी कहता है कि सबसे पजलिंग बात यह है कि ऐसे एग्स आमतौर पर छिपे रहते हैं और तभी सामने आते हैं जब सिमिलर ऑरा महसूस करते हैं। यह सुनकर लिन तुरंत सावधान हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल हंसकर कहता है वह बस टीज कर रहा है। वह बताता है कि उसे पता है लिन कुछ सीक्रेट्स छिपा रहा है, पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ इतना चाहता है कि चाहे उसके पास कैसी भी पावर हो, वह याद रखे कि वह ह्यूमन है और सन ही एकेडमी का स्टूडेंट है। लिन वादा करता है कि वह हमेशा याद रखेगा। रिवॉर्ड के तौर पर प्रिंसिपल उसे एक टेरिटरी बैनर देता है जो उसके फार्मलैंड की बाउंड्री सेट करेगा और इन्वेडर्स को दूर रखेगा। एक्साइटेड होकर लिन बैनर लेता है और जाने लगता है। तभी प्रिंसिपल उसे बताता है कि 3 दिन बाद फ्रेशमैन एक्सचेंज मीटिंग है, जिससे वह नए पीयर से कनेक्ट कर सकेगा। वह यह भी बताता है कि एक नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर ने प्लांट कल्टिवेशन और हाइब्रिडाइजेशन पर रिसर्च टॉपिक सबमिट किया है। यह सुनकर लिन खुश हो जाता है, क्योंकि अब तक वह बस अपने अनडेड आर्मी को प्लांट्स के साथ कंबाइन करने की इमेजिन करता रहा है। बाद में फार्म लौटकर लिन टेरिटोरियल बैनर लगाता है और फार्मलैंड सिक्योर कर देता है, लेकिन उसी दौरान उसे उस सोल्जर में कुछ अजीब फील होता है जिसे उसने हीरू की शैडो में छिपाया था। उधर हारू लिन को मारने के लिए और डेस्परेट हो जाता है, क्योंकि डंजन इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन अब उसके तक पहुंचने लगी है और उसे डर है कि टूका की डेथ का राज भी खुल जाएगा। घबराकर वह एक डंजन में जाता है और रिचुअल करके 7वें डीमन किंग गुलादोसा को समन करता है। गुलादोसा के आते ही वह तुरंत लिन की शिकायत करता है और कहता है वह बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। गुलादोसा शांति से जवाब देती है कि वह किसी को भेज देगी, लेकिन हीरू उसे जल्दी करने को कहता है, जिसे डीमन डिसरिस्पेक्ट मानती है। सजा के तौर पर गुलादोसा उस पर जोरदार अटैक करती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। जैसा हमेशा, वह इसका दोष भी लिन पर डाल देता है और कहता है उसी की वजह से उसकी पिटाई हुई। फ्रेशमैन एक्सचेंज के दिन लिन खुद को कोसता है कि प्रिंसिपल की बात मानकर आया, क्योंकि इवेंट उसकी उम्मीद से ज्यादा बोरिंग निकलता है। इवेंट के दौरान ज्यादातर स्टूडेंट्स उससे दूर रहते हैं, सिवाय एक के
जो जानबूझकर आता है और स्ट्रांग बनने की एडवाइस मांगता है। लिन तुरंत समझ जाता है कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह विक्टिम बनकर अपने साथियों की मौत का दुख दिखाने लगता है। और जैसा सोचा था, वह स्टूडेंट असल में गुलादोसा का भेजा हुआ होता है जो उसे खत्म करने आया है। बाद में हीरू जब लिन को गिराने की अगली योजना सोच रहा होता है, तभी लिन उसी सोल्जर के जरिए उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जिसे उसने उसकी शैडो में छिपाया था, और अब उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। हरू समझ ही नहीं पाता कि वह अंदर कैसे आया। तभी लिन एक भारी पंच मारकर उसे दूर उड़ा देता है। लिन पूछता है क्या डंजन में वही उसके पीछे था, लेकिन हारू ज्यादा गुस्सा इस बात पर होता है कि लिन ने उसे मारा। वह तुरंत फॉरबिडन डीमन टेक्निक यूज करता है और एक ह्यूज डीमन में बदल जाता है। उसे डीमन फॉर्म में देखकर लिन समझ जाता है कि हारू शुरू से डीमंस का स्पाई था। जब वह ये कहता है, हारू मना कर देता है और कहता है वह हमेशा गुलादोसा का डिवोटेड वर्शिपर रहा है। उसी पर लिन समझ जाता है कि मामला रियल है। वह तो बस उसकी एबिलिटीज टेस्ट करने आया था, लेकिन अब वह सच में मुसीबत में पड़ गया है। जब हीरू डींगन मारते हुए कहता है कि वह लिन को पूरी तरह खत्म कर देगा, उसी समय लिन अचानक अपने कुछ सोल्जर्स समन करता है ताकि उसे सरप्राइज देकर तुरंत हरा सके। अनडेड सोल्जर्स को देखकर हीरू कंफर्म कर देता है कि लिन सच में नेक्रोमांसर है और कहता है कि तुका का सैक्रिफाइस बेकार नहीं गया। अगले ही पल लिन के सोल्जर्स उस पर अटैक करते हैं और एक वार उसके सीने को चीर देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। लिन उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसी ने तुका को मारा था, लेकिन हारू अचानक अपने घाव के खून का इस्तेमाल करके गुलादोसा को उनके बीच समन कर देता है। गुलादोसा के आते ही हारू घुटनों पर गिरकर उसकी पूजा करने लगता है, लेकिन वह उसे फिर से थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने उसे बुलाया था। फिर वह लिन और उसकी अनडेड आर्मी को देखती है और तुरंत पूरी सिचुएशन समझ जाती है। क्योंकि अब नेक्रोमांसी पावर लिन के पास है, वह समझ जाती है कि हायाओ हार चुका है। थ्योरी के मुताबिक अगर समनर कमजोर हो तो एंटिटी भी कमजोर होती है, इसलिए गुलादोसा अपने लॉयल सब्जेक्ट से कुछ मैजिक पावर उधार लेने का फैसला करती है और उसे हड्डियों तक सुखा देती है। फिर वह उसी पावर से लिन से लड़ने का फैसला करती है। साफ पावर डिफरेंस देखकर लिन समझ जाता है कि सारे सोल्जर्स बुलाने पर भी वह नहीं जीत पाएगा, इसलिए वह स्ट्रैटेजी से लड़ने का सोचता है। चारों तरफ देखते हुए वह नोटिस करता है कि गुलादोसा ने हीरू की सारी मैजिक पावर खींच ली, लेकिन उसे जिंदा छोड़ा है, जिस पर वह प्लान बनाता है और अपनी जान दांव पर लगाने का फैसला करता है। वह डीमन को प्रोवोक करता है और कहता है कि वह बेवकूफ है जो सोचती है कि वह एक नेक्रोमांसर से लड़ सकती है। फिर वह अपने कुछ अनडेड सोल्जर्स से उस पर अटैक करवाता है। जैसा उसने सोचा था, वह गुस्से में आकर खुद उस पर और उसके सोल्जर्स पर टूट पड़ती है। काफी सोल्जर्स गिराने के बाद वह लिन को पकड़ लेती है और उसे मूर्ख कहती है जिसे एंडेड पावर इस्तेमाल करना नहीं आता। जब वह उससे आखिरी शब्द बोलने को कहती है, लिन उल्टा कहता है कि समझ की कमी उसी में है और बताता है कि वह उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था ताकि उसका असली इरादा छिपा रहे, जो था हीरू को अपने सोल्जर से मरवाना। जैसे ही उसका समनर मर जाता है, गुलादोसा धीरे धीरे गायब होने लगती है, लेकिन जाते हुए वादा करती है कि वह एक दिन वापस आकर लिन से बदला लेगी। लिन को लोगों की आवाजें पास आती सुनाई देती हैं, इसलिए वह तुरंत बिल्डिंग से भाग जाता है। फार्म के एंट्रेंस पर पहुंचकर उसे एहसास होता है कि डीमन से लड़ाई में उसकी सारी मैजिक खत्म हो गई और अगर उसकी स्ट्रैटेजी काम ना आती तो वह मर चुका होता। तभी वही स्टूडेंट सामने आ जाता है जिसे गुलादोसा ने उसे मारने भेजा था, और इस बार वह अपना इरादा नहीं छिपाता। स्टूडेंट अपनी सोर्ड निकालकर उस पर झपटता है और कहता है कि चुपचाप खड़ा रहे ताकि वह जल्दी खत्म कर सके। स्थिति समझकर लिन हमेशा की तरह अपने सोल्जर्स समन करने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है कि उसकी मैजिकल एनर्जी अभी खाली है और एबिलिटी काम नहीं कर रही। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि स्टूडेंट की सोर्ड उसके गले से बस कुछ सेंटीमीटर दूर रह जाती है।